नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग। और जो ये वीडियो है टोटली हिंदी मीडियम में होगा और आप सभी हिंदी मीडियम साथी वालों के लिए हिंदी मीडियम का एकदम बेस्ट वीडियो साबित होने वाला है। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तो क्या था, हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वह उस चीज़ को क्या करता था, खरीदने के लिए जो भी वस्तु उसके पास उपलब्ध होती थी उसको देता था। सपोज दैट एक बढ़ई है जिसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो क्या करेगा, अपनी कुर्सी को ले जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देगा जिसके पास चावल है। तो इससे क्या होता था, लोग वस्तुओं का आपस में क्या करते थे, विनिमय करते थे। विनिमय मतलब क्या होता है, बदलना। तो इससे इसी को बोलते हैं वस्तुओं का वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं अपने चैप्टर को। मुद्रा के आविष्कार से पहले प्राचीन विश्व का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार होता था। जब मुद्रा नहीं थी तो प्राचीन विश्व का व्यापार इसी सहारे होता था। किसके सहारे, वस्तु विनिमय प्रणाली के, यानी कि वस्तु के बदले हम सब वस्तु देते थे, पैसा या रुपया या डॉलर नहीं देते थे तब। ठीक, वस्तु विनिमय से अभिप्राय वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। यानी वस्तु विनिमय का क्या मतलब है, वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। पर ठीक, एक अर्थव्यवस्था जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से विनिमय किया जाता है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था या सीसी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि ऐसी एक अर्थव्यवस्था जहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, या तो उसे सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी देता है और बदले में किसान से चावल प्राप्त करता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली तभी कार्य करती है जब क्या हो, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पाया जाए। यानी कि जब बताओ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तभी तभी तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली काम नहीं कर सकेगी। ठीक, देखिए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि जिसे इंग्लिश में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, से अभिप्राय खरीदने और बेचने वालों की परस्पर आवश्यकताओं की एक साथ पूरा होना है। यानी कि इसका मतलब ये है, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उसकी एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हो क्या हो, एक साथ पूरा हो। जैसे कि मान लीजिए जो कुर्सी बेच रहा, मतलब जो कुर्सी दे रहा है चावल के बदले, उसे क्या चाहिए, कुछ चावल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कुर्सी लेके अपने किसी गेहूं वाले के पास जाएगा तो उसको क्या होगा, उसे चावल तो मिलेगा नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, चावल हो। यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो, यानी कि चावल वालों को भी कुर्सी मिल जाए और कुर्सी वालों को भी चावल मिल जाए। अगर एक इनमें से किसी एक को भी अगर एक वस्तु नहीं चाहिए होगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जरूर होना चाहिए। ठीक, उपयुक्त उदाहरण में बढ़ई को चावल की आवश्यकता किसान की कुर्सी की आवश्यकता के अनुरूप है। यानी कि जो बढ़ई की चावल की आवश्यकता है वो किसान की कुर्सी की आवश्यकता के अनुरूप है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रणाली अच्छे से चल रही है। परंतु वास्तविक जीवन में दोहरे संयोग का पाया जाना बहुत मुश्किल होता है, इससे बहुत व्यापार लागत आती है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है अन्य अन्य आदमी के पास वही चीज़ हो, या जो हम दे रहे हैं वो आदमी वही चीज़ लेने को तैयार हो जाए। ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है। देखिए, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ वस्तु विनिमय के जरिए विनिमय करना अधिक मुश्किल और जटिल हो गया। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी उससे उससे क्या हुआ, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उससे व्यापार करना मुश्किल और जटिल हो गया। क्योंकि जैसे जैसे मतलब समय आधुनिक होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो लोगों की ढेर सारी आवश्यकताएं हो गई, तो उससे क्या हो गया, वस्तु विनिमय से व्यापार करने से क्या हो गया, जटिल और मुश्किल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सीमाएं थी उसको हम देख लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा थी, सबसे पहले यही थी कि वह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का क्या रहता था, अभाव रहता था। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली केवल तभी कार्य कर सकती है जब दोनों क्रेता और विक्रेता परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं की अदला बदली चाहते हों। यानी कि जब क्रेता और विक्रेता चाहते हो कि जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला हो चाहता हो कि हम दोनों एक दूसरे के सामान की अदला बदली कर सकते हैं, तभी क्या हो सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए, ए के पास वह हो जो बी चाहता हो और बी के पास वह हो जो ए चाहता हो।
परंतु ऐसा दोहरा संयोग बहुत कम होते हैं। यानी कि समझ गए ना, ए के पास वही होना चाहिए जो बी चाहता है और बी के पास वही होना चाहिए जो ए चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ये दोहरे संयोग का अभाव होगा और इसमें क्या होगा, ये व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। और जो दूसरी इसकी सीमा थी, ये थी कि मूल्यों के सर्वमान्य मापक इकाई का अभाव। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सभी वस्तुएं एक समान मूल्य की नहीं होती हैं। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या होता है, अलग अलग मूल्य होता है, सबका एक समान मूल्य नहीं होता है। और वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का सर्वमान्य मापक इकाई नहीं होती है। यानी कि वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं उनकी एक मापक इकाई नहीं होती है जिसमें विनिमय अनुपात को व्यक्त किया जा सके। यानी कि ऐसा कोई मापक नहीं होता है कि जिसमें विनिमय अनुपात को नापा जा सके। जैसे कि अगर आपको कुर्सी के बदले चावल लेना है तो आपको ये नहीं पता है कि हम कितना कुर्सी दें तो हमें 1 किलो चावल मिल जाए। तो इसीलिए क्या होता है, विनिमय अनुपात इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। सर्वमान्य मापक की कमी से विनिमय अनुपात एक असमान होता है। यानी कि मापक की इकाई कोई नहीं है तो क्या होता है, विनिमय अनुपात असमान होता है। हो सकता है आप 1 किलो चावल के लिए 5 कुर्सी दे दें और असलियत में आपको सिर्फ 1 ही कुर्सी देना रहे, तो इससे क्या होता है, जिससे एक पक्ष को हानि को हो सकती है। यानी कि इससे एक पक्ष को हानि को सामना करना पड़ता है इस प्रणाली की वजह से। उदाहरण के लिए, यदि ए के पास गेहूं और बी के पास चावल है तो यह तय करना कठिन होता है कि कितने चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए। यानी कि एक के पास अगर गेहूं है तो अगर बी चावल चाहता है तो ये तय करना कठिन हो जाएगा कि चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए कि क्या हो, आवश्यकताओं का पूर्ति हो जाए। ये होती है दूसरी समस्या जो वस्तु विनिमय प्रणाली में देखी जाती है। जो तीसरी समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, वह थी स्थगित भुगतानों की मापक इकाई का अभाव। स्थगित भुगतान मतलब क्या होता है, जो भुगतान यानी कि जो पेमेंट हमें फ्यूचर में भविष्य में करने होते हैं उन्हें बोलते हैं स्थगित भुगतान। ठीक, अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों या स्थगित भुगतानों वाले सौदों को निम्न कारण से आसानी से नहीं किया जा सकता था। पहला क्या था, पहला कारण ये था कि इसलिए नहीं भावी मतलब भुगतान किए जा सकते थे क्योंकि हो सकता है कि उधार लेने वाला पुनर्भुगतान के समय ठीक उसी गुणवत्ता वाली वस्तु को उपलब्ध न करा सके। यानी कि जिसमें हमने उधार में जो क्वालिटी की सामान लिया था, जब उधार देने लगे तो उसी क्वालिटी का सामान हम जिससे उधार लिए थे उसको ना दे सकें। ठीक, और दूसरी समस्या ये हो सकती है कि पुनर्भुगतान किस विशेष वस्तु के रूप में किया जाए, इसमें भी मतभेद हो सकता है। यानी कि पुनर्भुगतान हम किस में करेंगे, जब दोबारा हमें मतलब जो भी हम चीज़ आपसे उधार लिए हैं तो उसको हम किस रूप में देंगे, उस विशेष वस्तु के लिए भी क्या होता सकता है, मतभेद हो सकता है। वो बोले कि हमें दोबारा टमाटर चाहिए और आप दोबारा आलू देने के लिए तैयार हो, तो इससे क्या हो सकता है, इससे मतभेद हो सकता है। पुनर्भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो सकती है। यानी कि इससे मतलब ये है कि जब हो सकता है कि जब आपने आलू लिया हो तो उससे तो आलू आपकी सस्ती रही हो, लेकिन जब आप आलू दे रहे हैं तो उसमें आलू महंगी हो गई है। तो अब जब आलू आप उसको देंगे, आपने मान लीजिए उसमें 5 किलो आलू लिया था और 5 किलो आलू तो 5 रुपए किलो थी, लेकिन अब जिसमें आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आलू का दाम बढ़ के 12 रुपए हो गया। तो यानी कि अगर आप 5 किलो देंगे तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। यानी कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि और कमी हो सकती है, जिससे क्या होगा, भावी भुगतानों में आदमी को एक तरफ तो हानि होगी। ठीक, देखिए, चौथी समस्या थी मूल्य के संग्रहण की समस्या। अब ये क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के लिए धन को भावी प्रयोग के लिए संग्रहित करना मुश्किल होता था। यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें लोग क्या करते थे, जो उनका धन होता था, धन मतलब कोई भी चीज़, जैसे जो भी चीज़ उनके पास है, दाल चावल अनाज कुर्सी मेज या कुछ भी चीज़ हो गया, उसे बोलते हैं धन। तो धन को भावी प्रयोग के लिए मतलब संग्रहित करना, इकट्ठा करना क्या होता है, मुश्किल होता था। सपोज दैट अगर मान लीजिए किसी के पास टमाटर हैं, अगर वो टमाटर अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहता है तो कितने दिन तक रख पाएगा, भविष्य में सिर्फ टमाटर 3 4 5 दिन चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टमाटर खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होता था, धन को भावी प्रयोग के लिए संग्रहित करना क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था। ठीक, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं जैसे कि सब्जी आदि में टिकाऊपन नहीं होता है, अर्थात उनकी गुणवत्ता समय के साथ गिरती जाती है। इतनी सारी समस्याओं के साथ वस्तु विनिमय लंबे समय तक जारी नहीं रह सका। परिणाम स्वरूप इसे मुद्रा विनिमय ने हटा दिया
जिसमें वस्तुओं का क्रय और विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अब इसमें इतनी सारी समस्या थी वस्तु विनिमय में, तो क्या हुआ, ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसे किसने हटा दिया, वस्तु विनिमय ने हटा दिया, यानी कि अरे सॉरी क्षमा करिएगा, इसे किसने हटा दिया, मौद्रिक विनिमय ने इसे क्या किया, हटा दिया। जिसमें क्या होता है, मौद्रिक विनिमय में वस्तुओं का क्रय और विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है। अब भाई, अब ये मुद्रा क्या होता है, अब मुद्रा की हम परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और मूल्य की मापक इकाई होती है, मूल्य का संग्रहण करती है और स्थगित भुगतानों की मापक इकाई होती है। यानी कि मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जो क्या की जाए, समान रूप से क्या की जाए, विनिमय के रूप में स्वीकार की जाए, और जिसमें हम मूल्य को माप सकें और मूल्य को हम क्या कर सकें, संग्रहित कर सकें, और फ्यूचर पेमेंट यानी कि स्थगित भुगतान को कर सकें, उसी को बोलते हैं मुद्रा। मुद्रा मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि नोट या सिक्का, मुद्रा का मतलब ये भी होता है चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या होता है, ये सब किस में आते हैं, मुद्रा में आते हैं। यानी कि सिक्के, नोट, चेक आदि सभी वस्तुएं जो व्यापारिक लेन देन और भुगतान में उपयोग होती हैं, उन्हें सामूहिक रूप से मुद्रा कहा जाता है। यानी कि सिक्के, चेक, ये सब जितने भी वस्तुएं हैं जो भुगतान करने में उपयोग की जाती हैं या व्यापारिक लेन देन में सामान खरीदने में क्या की जाती हैं, उपयोग की जाती है, उन्हें मुद्रा कहते हैं। ठीक, मुद्रा के कुछ कार्य होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। मुद्रा के कार्यों को मोटे तौर पर दो शीर्षक में बांटा जा सकता है। यानी कि जो मुद्रा के कार्य होते हैं, अगर हम मुद्रा के कार्य को बांटना चाहे तो हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। ठीक, प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम और मूल्य की मापक इकाई, ये क्या होता है, इसका प्राथमिक कार्य होता है। किसका, मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, पहला तो विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य की मापक। ठीक, और इसका जो द्वितीय कार्य होता है, द्वितीय कार्य को हम इसे सहायक कार्य भी बोलते हैं, वो होता है स्थगित भुगतानों का मापक, यानी कि जो फ्यूचर में पेमेंट किए जाएंगे उनकी मापक, और मूल्यों का संग्रहण, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मूल्यों का संग्रहण। ठीक, अब चलिए हम इनको थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कार्य किन्हें कहते हैं, हम इन्हें जान लेते हैं। प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी फंक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी फंक्शन। ठीक, प्राथमिक कार्य से मुद्रा के उन महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया जाता है जो इसे प्रत्येक देश में करने चाहिए। यानी कि ये ऐसे कार्य हैं जो मुद्रा क्या करती है, प्रत्येक देश में करती है, उसे ही बोलते हैं प्राथमिक कार्य। ये इस प्रकार हैं, देखेंगे आप नीचे। पहला तो है विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि इसका प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन देन में भुगतान हेतु किया जा सकता है। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यह है कि मुद्रा ऐसी चीज है जिसका हम क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। यानी कि भुगतान मतलब क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं इससे माध्यम से। ठीक, मुद्रा के माध्यम से। इस कार्य ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की मुख्य समस्या को और वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित असुविधाओं को दूर कर दिया। यानी कि जो इसका कार्य है विनिमय का माध्यम, इसने क्या किया, जो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग की समस्या को क्या कर दी, खत्म कर दिया, और जो बहुत सारी असुविधाएं होती हैं वस्तु विनिमय में, उसको भी क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया विनिमय का माध्यम ने। ठीक, दूसरा कार्य क्या है मुद्रा का, प्राथमिक। देखिए, प्राथमिक में जो दूसरा जो कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य का मापक, यानी कि मूल्य की इकाई। देखिए, मूल्य की इकाई क्या होती है, इसे हम जान लेते हैं। मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा से अभिप्राय है कि यह एक ऐसे सामान्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हम पैसे में किसी भी वस्तु या सेवा के दाम को बता सकते हैं। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है तो भी आप उसका दाम पैसे में जान सकते हैं, और अगर आपको एक कॉपी किताब लेना है तो भी उसका दाम आप क्या कर सकते हैं, पैसे में जान सकते हैं। तो यह क्या करती है, मूल्य की मापक इकाई की कार्य करती है मुद्रा इस रूप में। ठीक, यानी कि सभी चीजों के दाम को हम इसमें व्यक्त कर सकते हैं, रुपए या डॉलर या जो भी मुद्रा हो उसमें हम व्यक्त कर सकते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक अकेली इकाई अर्थात कीमत के रूप में संक्षिप्त करने से उनके बीच विनिमय दर को ज्ञात करना और उनकी कीमत की तुलना करना
बहुत सरल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ के दाम को क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में बताते हैं, तो उसके बीच में तुलना करना मतलब क्या, किस चीज़ का दाम ज़्यादा है, किस चीज़ का दाम आसान है, मतलब बहुत कम है, उससे उससे क्या हो जाता है, हमें आसानी मिल जाती है। यानी कि जब कीमत पता रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं मुद्रा के द्वितीयक कार्य की तरफ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मुद्रा के सेकेंडरी फंक्शन। ठीक, देखिए इनसे इनमें अभिप्राय मुद्रा के इन कार्यों से है जो कि प्राथमिक कार्यों के पूरक हैं। यानी कि इन कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से है जो प्राथमिक कार्य की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ये कार्य प्राथमिक कार्यों से ही प्राप्त होते हैं और इसी कारण इनको व्युत्पत्ति कार्य कहा जाता है। यानी कि इनको क्या बोलते हैं, हम एक रूप से जो सेकेंडरी फंक्शन है, व्युत्पन्न कार्य। यानी कि व्युत्पन्न कार्य मतलब क्या होता है, जो दोबारा जो किसी से उत्पन्न हुए हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं, प्राथमिक कार्यों से उत्पन्न हुए, इसलिए क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न कार्य बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक, जो मुख्य द्वितीयक कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम तो है स्थगित भुगतानों की मापक, यानी कि जो मुद्रा उन के लिए मापक के रूप में कार्य करती है जो कि भविष्य में होने वाले हैं। यानी कि वो सौदे जो भविष्य में होने वाले हैं उसके लिए क्या करती है, मुद्रा एक मापक के रूप में कार्य करती है। यानी कि भविष्य में आप जब सौदा कर रहे हैं किसी को भविष्य में पैसा देने के लिए, तो उसके लिए एक मापक होती है कि आपको भविष्य में इतने पैसे किसी व्यक्ति को देने हैं। ठीक, प्रत्येक दिन ऐसे हजारों सौदे होते हैं जिनमें भुगतान तत्काल नहीं किया जा सकता। मुद्रा ऐसे सौदों को प्रोत्साहन देती है और पूंजी निर्माण और देश के आर्थिक विकास में सहायता करती है। ठीक, मुद्रा का यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रा ने स्थगित भुगतानों के मापक के रूप में ऋण लेने और ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ऋण लेना और ऋण देना क्या, जो भी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें भविष्य में पेमेंट किए जाते हैं ना, आने वाले समय में पेमेंट किया जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुद्रा था उसने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया कि ऋण लेना और ऋण देना बहुत ही सरल हो गया। ठीक, अब देखिए मुद्रा का जो दूसरा द्वितीय कार्य है वो है मूल्य का संग्रह, जिसे हम मुद्रा का संचय का कार्य भी बोलते हैं। देखिए मुद्रा का प्रयोग क्रय सत्य के वर्तमान से भविष्य में हस्तांतरित करने में किया जा सकता है। मुद्रा धन के संग्रहण का एक तरीका है, यद्यपि धन के संग्रहण का अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। यानी कि धन का संग्रह हम क्या कर सकते हैं, अन्य रूपों में भी कर सकते हैं, परंतु मुद्रा सबसे अधिक मितव्ययी और सुविधाजनक तरीका है। सपोज करिए आपके पास धन के रूप में वस्तुन्य प्रणाली के समय में चावल हो, तो आपको चावल को इकट्ठा करना, एक जगह रखना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इस प्रक्रिया में। क्यों, क्योंकि चावल जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्थान घेरेगा और उसे ले जाने में और ले आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। लेकिन अगर वहीं पर आपके पास मुद्रा होगी तो आप मुद्रा क्या होगी, आपके इस कार्य को सरल बना देगी, क्योंकि मुद्रा एक बहुत ही आसान तरीका है मूल्य का संग्रहण करने में। आप मुद्रा को आसानी से ले आ जा सकते हैं कहीं पर भी जहाँ चाहें। तो इसने क्या किया, मूल्य के संग्रह को क्या कर दिया, आसान बना दिया, किसने, मुद्रा ने। ठीक, अब देखिए मूल्य के संचय के रूप में मुद्रा के कुछ लाभ हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहला तो लाभ यह है कि मुद्रा 1 से लेकर 500 तक की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध है। यानी कि अगर हम किसी से 1 रुपये का सामान लेते हैं तो भी उसका 1 रुपये का भुगतान कर सकते हैं आसानी से, और किसी से मान लीजिए हम 500 का सामान लेते हैं तो भी उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। मुद्रा को आसानी से ले जाया जा सकता है, अतः मुद्रा को संचय करना सरल और मितव्ययी होता है क्योंकि इसके संग्रहण में अधिक हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। हम मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ले जाने और ले आने में ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, इसका संचय करना भी क्या होता है, सरल होता है। मुद्रा के रूप में बचत वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होती है। यानी कि अगर हम मुद्रा के रूप में अपनी बचत करते हैं तो क्या होगा, ये किसी वस्तु के रूप में बचत करना, जैसे टमाटर के रूप में बचत करने से क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि मुद्रा हम चाहे इतने तक रखें खराब तो होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम टमाटर को रखेंगे लंबे टाइम तक तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर हम मुद्रा के रूप में बचत करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे वस्तुओं की अधिक सुरक्षा रहती है। ठीक, देखिए मुद्रा ने बस शून्य प्रणाली की जो कमियों को दूर किया,
उसे हम देख लेते हैं एक बार। ये वही कमियां हैं जो मुद्रा के कार्य हैं। मैंने जो मैंने आपको पहले बताया वही है। एक बार ये मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। पहला तो है इसने क्या किया, वस्तु विनिमय का माध्यम जो प्रदान किया, जिससे क्या हो गया, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग खत्म हो गया और आसानी से लोग सामान खरीद सकते हैं। दूसरा इसने क्या किया, इसने मूल्य की मापक इकाई के रूप में कार्य किया। तो इससे क्या हो गया, एक साझी इकाई आ गई, जिससे क्या हुआ, वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं, सापेक्षिक मूल्यों की तुलना कर सकते हैं और आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा इसने क्या किया, मूल्य के संग्रहण का कार्य किया, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भावी उपयोग के लिए वस्तुओं का संग्रहण बहुत मुश्किल होता था। अगर हम बस विनिमय प्रणाली में किसी चीज को फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तो क्या होगा, उसका संग्रहण करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके खराब होने की डर है, और उसे हम जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर वो सारा ढेर सारा स्थान घेरेगा। और अधिकांश वस्तुएं नाशवान प्रकृति की होती है। नाशवान मतलब क्या होता है, जैसे टमाटर नाशवान है ना, तो समय बाद खराब हो जाएगा, और उनके संग्रहण में बड़ी मात्रा में स्थान और यातायात भी लगता था। इसीलिए क्या होता था, ये प्रणाली जो थी, विनिमय प्रणाली, वो बहुत ही क्या थी, कठिन थी। लेकिन जब मुद्रा आई तो मुद्रा ने क्या किया, तो भावी उपयोग के लिए धन को संग्रहित करना क्या किया, आसान बना दिया। ठीक, अब देखिए, स्थगित भुगतानों की मापक इस इकाई, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि जो भविष्य में हम भुगतान करने वाले हैं उसकी इसने क्या की, एक मापक इकाई के रूप में कार्य किया। ठीक, अब देखिए, अब मुद्रा आपूर्ति, अब इसे हमें पढ़ने की जरूरत है अच्छे से कि मुद्रा आपूर्ति क्या है। देखिए, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होता है। यानी वो मुद्रा आपूर्ति का मतलब यह है कि एक अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर जनता के पास कुल कितनी मुद्रा है, यानी कि जितनी मुद्रा होगी वही क्या होगी, मुद्रा आपूर्ति होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक, अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, इसमें केवल जनता के पास मुद्रा को शामिल किया जाता है। जनता शब्द मुद्रा को उपयोग करने वाले क्षेत्र अर्थात व्यक्ति और व्यवसायिक फर्मों को रेखांकित करता है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, जितना भी मुद्रा जनता के पास है सिर्फ उसी को शामिल किया जाता है। इसमें मुद्रा उत्पादक क्षेत्र अर्थात सरकार और बैंकिंग व्यवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा धारित नगद कोष देश में वास्तविक प्रवाह में नहीं होता है। यानी कि सिर्फ इसमें जो जनता के पास है उसी को ही शामिल किया जाएगा। जो बैंक और जो सरकार के पास है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उनके पास नगद कोष होता है वो वास्तविक प्रवाह में नहीं होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक मतलब क्या, यह एक समय बिंदु पर क्या की जाती है, नोट की जाती है। यह एक समय बिंदु से संबंधित है, इसीलिए क्या है, एक स्टॉक अवधारणा है, मनी सप्लाई। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के माप क्या है, यानी कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, मुद्रा आपूर्ति के कई माप है। पहला माप है M1। M1 को हम जान लेते हैं, M1 क्या है। यह मुद्रा आपूर्ति का पहला और आधारभूत माप है। यानी मुद्रा आपूर्ति का जो पहला माप है उसे क्या बोलते हैं, हम M1 बोलते हैं। इसे लेन देन की मुद्रा यानी कि ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है। यानी कि M1 को क्या कहा जाता है, लेन देन की मुद्रा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं, क्योंकि इसे सीधे लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसको हम सीधे लेन देन के लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए हम M1 को लेन देन की मुद्रा भी कहते हैं। M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल माप है, क्योंकि इसके सभी घटक आसानी से विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जितने भी मापक हैं मुद्रा के, उसमें क्या है, M1 सबसे क्या है, तरल है, क्योंकि हम इसको आसानी से विनिमय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, M1 में क्या क्या आता है इसे हम ध्यान देते हैं। देखिए, M1 में जनता के पास सिक्के और करेंसी, यानी जनता के पास जितने सिक्के और करेंसी है वो क्या होगा, वो M1 में आएगा। दूसरा क्या, व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाएं, यानी व्यापारिक बैंकों के पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट है वो सब क्या होंगी, M1 में शामिल की जाएंगी। और तीसरा, बैंकों के RBI के पास अन्य जमाएं, यानी कि इसमें तीन चीजें शामिल हैं। पहला, जनता के पास सिक्के और करेंसी। दूसरा, व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं। और तीसरा, RBI के पास अन्य जमाएं। ठीक, देखिए, जनता के पास
करेंसी और सिक्के से क्या मतलब है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें जनता के पास उपलब्ध कागजी नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं। यानी कि जितने भी जनता के पास कागजी नोट और सिक्के हैं, 1, 2, 10 रुपए या 5 रुपए के, वो सब क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। याद रखिए, सरकार और बैंक के पास उपलब्ध कोई भी करेंसी शामिल नहीं हो सकती है। यानी कि जो सरकार और बैंक के पास पैसा है उसको नहीं शामिल किया जाएगा, सिर्फ जो जनता के पास है उसी को शामिल किया जाएगा। ठीक। अब दूसरा होता है इसका जो मतलब कंपोनेंट, वो है व्यापारिक बैंकों के मांग जमाएं। अब देखिए, इससे पूरा व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाओं से होता है। मांग जमाएं वो जमाएं होती हैं जिन्हें खाता धारक द्वारा किसी भी समय चेक द्वारा जारी करके नकद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मांग जमाएं जितने भी होती हैं वो क्या होती हैं, यम में शामिल की जाती हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट जो यम में शामिल होता है, वो रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होता है। यानी कि आरबीआई के पास जितने भी अन्य जमाएं होती हैं उसको थर्ड कंपोनेंट ऐसा ट्रीट किया जाता है, जिसमें यम में इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विदेशी बैंकों और विदेशी सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक और आईएमएफ आदि की ओर से रखी गई जमाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि जो जितने भी विदेशी संस्थाएं होती हैं और विदेशी बैंक होते हैं, जितने वो सब जितने भी पैसे आरबीआई में हमारे यहाँ रखते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। परंतु इसमें भारत सरकार और व्यापारिक बैंकों की आरबीआई के पास जमाएं शामिल नहीं होती हैं। इसमें जो हमारे देश की पैसा जमा है और जो व्यापारी बैंकों ने हमारे देश का जमा किया है उसको नहीं शामिल किया जाएगा। बस इसमें ऐसे पैसों को शामिल किया जाएगा जो विदेशी सरकार के हैं या विदेशी बैंक के हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के हैं। ठीक। दूसरी माप क्या है मुद्रा की, वो है यम2। अब यम2 में क्या क्या आता है उसे हम देख लेते हैं। यह यम1 की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति की विस्तृत अवधारणा है। यानी कि यम1 की अपेक्षा क्या होती है, यम2 ये बड़ी होती है। इसमें यम1 के अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक के बचत खातों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें यम1 तो शामिल ही है, इसके अलावा डाकघर बचत बैंक के जो बचत खाते होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। यानी कि यम2 में क्या क्या शामिल होगा, पहला तो इसमें यम1 शामिल होगा और दूसरा डाकघर बचत बैंक के बचत खाते इसमें शामिल होंगे। डाकघर बचत बैंक के बचत खाते चेक द्वारा आहरणीय नहीं होते हैं। यानी कि चेक द्वारा निकाला नहीं जा सकता है जो बचत खाते में पैसे जमा होते हैं डाकघर में। अतः इन्हें बैंक की मांग जमाओं की तरह नहीं रखा जा सकता है। इसी कारण यम2 की अवधारणा विकसित हुई। यानी कि इसी की वजह से क्या हुआ, यम2 की अवधारणा जो हुई विकसित हुई। अब देखते हैं यम2 और यम3 और यम4 क्या है। यम3 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह अवधारणा यम1 की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यम1 के अतिरिक्त इसमें शुद्ध स्वावधिक जमाएं भी सम्मिलित होती हैं। यानी कि यम1 के अलावा इसमें क्या एफडी भी शामिल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वावधिक जमाएं। हिंदी में एफडी को हम बोलते हैं शुद्ध स्वावधिक जमाएं। यानी कि यम3 मतलब क्या होगा, यम3 मतलब यम1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध स्वावधिक जमाएं। शुद्ध स्वावधिक जमाएं मतलब क्या, बैंकों के पास एफडी। ठीक। अब देखिए, अब यम3 के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इस माप में यम3 के अतिरिक्त डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं भी सम्मिलित होती हैं। यानी कि इसमें यम3 के अतिरिक्त जो डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं होती हैं उसको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि यम4 इक्वल टू यम3 प्लस डाकघर बचत बैंक की कुल जमाएं, और एनएससी को इसमें छोड़कर, यानी कि एनएससी क्या होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, इसको छोड़कर डाकघर में जितनी भी बचत जमाएं होती हैं उसको शामिल किया जाता है। यहाँ पर यम3 प्लस लगेगा, आप सबका ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, बैंकिंग चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वाणिज्यिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जिनके साथ क्या करते हैं, जनता अपना मतलब डीलिंग करती है, जिसके साथ जनता अपना पैसा जमा करेगी, जिससे जनता ऋण लेगी। यानी कि ये बैंक क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। और इन बैंकों का भी एक बैंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसका संबंध किससे होता है, बैंकों से होता है, ना कि जनता से। और क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो होता है सभी बैंकों की निगरानी करता है, यानी जो सभी वाणिज्यिक बैंक है उनकी निगरानी करेगा। और दोस्तों,
केंद्रीय बैंक जो होता है देश में एक ही होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं देश में कई सारे होते हैं। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे तो कई सारे वाणिज्यिक बैंक है ना, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है। लेकिन हमारे देश का सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक है, जो कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि देश का जो होता है वाणिज्यिक बैंक वो कई सारी हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बैंक होता है वो एक ही होता है, और केंद्रीय बैंक से जनता का संबंध नहीं होता है। दोस्तों, केंद्रीय बैंक एक ऐसा शीर्ष संस्थान है जो देश के समस्त बैंकिंग और मौद्रिक ढांचे को नियंत्रित, नियमित और संचालित करता है। यानी कि क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है शीर्ष संस्थान, यानी कि ये सभी बैंकों में सबसे क्या है, सबसे ऊंचा है, और ये सबको कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और देश की जो मौद्रिक नीति होती है उसको भी क्या करता है, संचालित करता है और नियमित करता है। और जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य होते हैं। अब वो कार्य क्या होते हैं हम थोड़ा में देख लेते हैं। पहला जो कार्य होता है केंद्रीय बैंक का, करेंसी प्राधिकरण, या जिसको हम बोलते हैं निगमन बैंक। ये कार्य क्या होता है, इसमें केंद्रीय बैंक के पास एकमात्र यह अधिकार होता है कि वो क्या करेगा, वो करेंसी को जारी करेगा। यानी कि देश में जितनी भी मुद्राएं हैं उसको जारी कौन करेगा, सिर्फ जो देश का केंद्रीय बैंक है वही जारी करेगा। ठीक, केंद्रीय बैंक के पास देश में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। यानी कि देश में जो अन्य वाणिज्यिक बैंक है उनके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो क्या कर सकें, मुद्रा जारी कर सकें। सिर्फ जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वही क्या करेगा, मुद्रा जारी करेगा। ठीक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कागजी करेंसी नोट, 1 रुपए का नोट और एक सिक्के को छोड़कर, जो कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, जारी करने का एकमात्र अधिकार है। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, हमारे यहाँ सभी कागजी करेंसी नोट जारी करता है, बस 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर। क्योंकि जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के हैं उसे कौन जारी करता है, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई को जो नोट जारी करने के मतलब एक अधिकार है, उसके कुछ लाभ होते हैं। तो जो आरबीआई के पास नोट जारी करने के एकमात्र अधिकार के लाभ हैं उसे हम देख लेते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं। देखिए, इससे नोटों में प्रचलन में एकरूपता आती है। यानी कि जो अगर सिर्फ देश में एक ही बैंक है जो नोट जारी करेगा तो उससे क्या रहेगा, देश भर में जो नोटों का प्रचलन है उसमें एकरूपता रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो 100 रुपए का नोट है वो नीला है और आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो 100 रुपए का नोट लाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सभी देश के सभी हिस्सों में क्या रहेगा, करेंसी में एक रूपता रहेगी। यानी कि सभी नोट कैसे रहेंगे, एक रूप रहेंगे, एक समान रहेंगे। और यह केंद्रीय बैंक को मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति देता है। यानी कि इससे क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है मुद्रा पूर्ति को इससे प्रभावित कर सकता है, जब उसके पास एकमात्र अधिकार रहता है नोट जारी करने का। मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई, यानी कि जनता के पास जो पैसा है उसको प्रभावित करने की शक्ति इसके पास आ जाती है। यह सरकार को नोट जारी करने के संदर्भ में केंद्रीय बैंक पर निगरानी और नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। तीसरा लाभ यह है कि यह मौद्रिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखता है। यानी कि जब केंद्रीय बैंक के पास ही सिर्फ नोट जारी करने का अधिकार रहेगा तो जनता का विश्वास क्या रहेगा, मौद्रिक प्रणाली में बना रहेगा। यानी कि कोई भी नोट आदमी आसानी से क्या कर सकता है, उससे लेन देन कर सकता है और उस पर क्या रहेगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा। आपने देखे होंगे ना, नोट पे साइन रहते हैं कि मैं धारक को 10 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो उससे क्या रहता है, जनता का विश्वास बना रहता है किसमें, मौद्रिक प्रणाली में। अब इसका तीसरा काम है केंद्रीय बैंक का, वो है सरकार का बैंक, यानी कि बैंकर टू दी गवर्नमेंट। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक तथा सभी राज्य सरकारों के लिए बैंकर, एजेंट और वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाता है। यानी कि जो आरबीआई है ये किसका बैंक है, सभी केंद्र सरकारों का और सभी राज्य सरकारों का क्या है, एक रूप से ये बैंक है। और क्या करता है, उनके वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाता है। वित्तीय सलाहकार मतलब क्या होता है, जब उन्हें किसी भी वित्तीय मामले में मतलब सलाह चाहिए होती है तो क्या करता है, आरबीआई उन्हें सलाह देता है। बैंकर के रूप में यह सरकार से संबंधित समस्त बैंकिंग कार्यों का संचालन करता है। यानी कि जो सरकार का बैंकर है तो सरकार के सारे बैंकिंग कार्य, जैसे सरकार के पैसे जमा करना या सरकार के लिए ऋण देना या सरकार के लिए पैसे लेना, यानी कि अगर कोई भी कार्य होगा जो बैंक से रिलेटेड होगा वो कौन करेगा, सरकार का, वो सभी कार्य कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बैंक करेगा। यह उनके नगद कोष को रखने के लिए चालू खातों को बनाए रखता है। यानी कि उनके नगद कोष को रखने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चालू खातों को बनाए रखता है। ठीक, यह सरकार की ओर से पैसे जमा करता है, भुगतान करता है और अन्य बैंकिंग जमाओं जैसे
पैसे भेजने का कार्य करता है, यानी कि सरकार की ओर से पैसे जमा करता है, सरकार की ओर से भुगतान करता है, और सरकार से उसके अगर किसी को पैसे भेजने रहते हैं तो क्या करता है, सरकार की तरफ से पैसे भी भेजता है। यहाँ अल्प अवधि के लिए सरकार को ऋण और अग्रिम देता है, यानी कि जब सरकार को ऋण की जरूरत होती है तो क्या करता है, सरकार को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करता है। सरकार केंद्रीय बैंक को ट्रेजरी बिल बेचकर राशि उधार लेती है, यानी कि सरकार क्या करती है, केंद्रीय बैंक को ट्रेजरी बिल बेचती है और उससे क्या कहती है, पैसे उधार लेती है। ठीक, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को समय समय पर आर्थिक और वित्तीय और मौद्रिक मामलों में सलाह देता है, यानी केंद्रीय बैंक क्या करता है, सरकार को समय समय पर जो उसकी मौद्रिक नीतियां होती हैं और जो उसकी आर्थिक और वित्तीय नीतियां होती हैं उनसे संबंध में क्या करता है, उसको समय समय पर सलाह देता है। ठीक, अब देखिए इसका चौथा कार्य है बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बैंकों का बैंक का मतलब यह है, जो केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, आरबीआई या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश में उपस्थित सभी बैंकों के साथ वैसे ही संबंध रखता है जैसे कि अन्य बैंक जनता के साथ रखते हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों का जो संबंध जनता के साथ है वही वाणिज्यिक बैंकों का संबंध आरबीआई के साथ है। ठीक, अब इसको अच्छे से और समझ लेते हैं हम। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की सही निगरानी और संचालन के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। हमारे देश में कई सारे वाणिज्यिक बैंक है ना, तो उनके संचालन के लिए कोई ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए ना जो उन सबका क्या करे, संचालन करे, उन सबकी निगरानी करे। ठीक, सिरमौर बैंक होने के नाते आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, यानी कि सिरमौर मतलब क्या है, सबसे शीर्षस्थ बैंक है ना आरबीआई, तो इसीलिए क्या होता है, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक होता है और उनके साथ वैसे ही संबंध रखता है जैसे बैंक आम लोगों के साथ रखते हैं, यानी कि आरबीआई का संबंध वाणिज्यिक बैंकों से वैसा ही है जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों का संबंध आम जनता से है। अब देखिए, बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के 3 प्रकार के कार्य हैं जिनको हम नीचे इस प्रकार देखेंगे। पहला है नगद कोषों का संरक्षण। नगद कोषों का संरक्षण क्या होता है, देखिए जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जब उसके पास जनता अपनी पैसे जमा करती है तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, सारे पैसे को उपयोग में नहीं ला सकता है, उसका कुछ पैसे को क्या करना पड़ता है, उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर वाणिज्यिक बैंक में लोग जाकर 100 रुपए जमा करते हैं तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक है ये सारे 100 रुपए को क्या कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है, इसमें से कुछ मात्रा जो इसकी होगी 100 रुपए की, उसको क्या करना पड़ेगा, इसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं नगद कोष का संरक्षक, यानी कि वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात, नगद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर रखना पड़ता है। इस तरह केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब इसका जो दूसरा कार्य है वो है अंतिम ऋणदाता, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता से मतलब ये है, जैसे कि हम सभी जब कहीं से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या अपने सगे संबंधियों से पैसे पाने में असफल रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाके बैंक में लोन लेते हैं। तो वैसे ही जब बैंक होता है, जब वो अन्य स्रोतों से पैसे पाने में असफल रहता है तो किसके पास जाता है, वो केंद्रीय बैंक के पास जाता है ऋण लेने के लिए। ठीक, जब वाणिज्यिक बैंक अन्य स्रोतों से अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो वह ऋण और अग्रिम के लिए केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं जो अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। समझ गए, यानी कि जब वाणिज्यिक बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिलता है तो किसके पास जाते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं और केंद्रीय बैंक उसको क्या करता है, लोन देता है। इसी को बोलते हैं अंतिम ऋणदाता। ठीक, और तीसरा कार्य है इसका संशोधन गृह। संशोधन गृह का मतलब ये है, देखिए जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उनके पास अपने देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों का क्या होता है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनके क्या होते हैं, खाते के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक को 100 रुपए भेजे तो क्या करेगा, जो वाणिज्यिक केंद्रीय बैंक है वो ए बैंक से 100 रुपए घटा देगा और बी बैंक के खाते में 100 रुपए जोड़ देगा। इससे क्या होगा, बिना पैसे के लेन देन के ही क्या हो जाएगा, काम जल्दी और सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं संशोधन गृह। अब इसे और अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों की नगद राशि अपने पास रखता है, जैसे हम सभी जानते हैं ना, वो सभी बैंकों की नगद राशि अपने पास रखता है, तो इससे क्या होता है, इसीलिए वह एक संशोधन गृह की तरह काम कर सकता है। अगर वाणिज्यिक बैंक के पैसे केंद्रीय बैंक के पास न होते तो वो संशोधन गृह की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास वाणिज्यिक बैंकों के पैसे होते हैं, इसीलिए वो क्या कर सकता है, संशोधित गृह के रूप में कार्य कर सकता है। यानी जब एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसा देना होता है तो ये लेन देन सीधे बैंक की किताब में दर्ज कर दिए जाते हैं क्रेडिट और डेबिट के रूप
में, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे उधार लेता है तो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, एक में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, यानी कि जो पैसे लेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और जो पैसे लेगा उसके अकाउंट में क्या कर, जो पैसे देगा उसके अकाउंट से उसे डेबिट कर देगा। ठीक, ये देखिए इससे क्या होता है, इससे बैंकों के बीच के लेन देन जल्दी, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, कोई पैसे का लेन देन वास्तविक रूप से नहीं करना पड़ता है, तो इससे आसानी से लेन देन और सुरक्षित तरीके से हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के लिए अगर बैंक ए को बैंक बी को 1 लाख देने हैं तो आरबीआई अपने रिकॉर्ड में बैंक ए के खाते से 1 लाख डेबिट देता है और बैंक बी के खाते में जोड़ यानी कि क्रेडिट देता है। यानी कि जब बैंक ए के खाते में बैंक बी को 1 लाख देना होगा तो क्या करेगा, बैंक ए के खाते में 1 लाख डेबिट दिखा देगा और बैंक बी के खाते में क्या करेगा, 1 लाख जोड़ देगा। ठीक, और इससे क्या होता है, दोनों बैंक बिना पैसा भेजे ही लेन देन पूरा कर लेते हैं। यही होता है आरबीआई के संशोधन गृह का कार्य। ठीक, अब देखिए पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लाइसेंस, विस्तार, परिसंपत्ति प्रबंधन, विलयन, परिसीमन आदि का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। यह रिटर्न और निरीक्षण के आधार पर निगरानी रखता है। यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में क्या करता है, केंद्रीय बैंक किसी भी वाणिज्यिक बैंक को लाइसेंस जारी करता है, यानी कि वो लाइसेंस जारी करेगा किसी भी बैंक को बनने के लिए, और किसी बैंक को क्या कर देगा, विलय कर देगा। कभी कभी आप देखेंगे एक बैंक को दूसरे बैंक में मिला दिया जाता है और उनका क्या करता है, परिसमापन करता है और उनके परिसंपत्तियों का प्रबंधन भी करता है आरबीआई। ठीक, यानी कि केंद्रीय बैंक। अब इसका 5वां कार्य है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। इसका मतलब क्या है, यानी कि जितनी विदेशी मुद्रा का कोष होता है वो किसके पास होता है, वो आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई उसका क्या रहता है, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक रहता है। देखिए केंद्रीय बैंक देश के सोने के स्टॉक और विदेशी मुद्रा के कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा का पर पर्याप्त नियंत्रण को रखने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि इससे क्या होता है, अगर विदेशी मुद्रा सारी किसके पास रहेगी, केंद्रीय बैंक के पास ही रहेगी, तो क्या होगा, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा पर क्या कर सकेगा, आसानी से नियंत्रण रख सकेगा। विदेशी मुद्रा के अधिनियम के तहत सभी विदेशी मुद्रा के सौदे आरबीआई के माध्यम से ही होने चाहिए। यानी कि विदेशी मुद्रा अधिनियम क्या कहता है कि जितने भी विदेशी मुद्रा के सौदे होंगे वो सब किसके माध्यम से होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है। देखिए जो केंद्रीय बैंक का छठा कार्य है वो है मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रण। यानी कि जो होता है मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रक होता है आरबीआई या केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार है। यानी कि जब मुद्रा होती है उसकी पूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को ही है। यानी कि मानिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है तो उसे क्या करेगा, आरबीआई कम कर देगा, और मुद्रा कम है तो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। यानी कि मुद्रा पूर्ति को क्या करेगा, ये आरबीआई ही तय करेगा कि मुद्रा पूर्ति कैसी रहनी चाहिए अर्थव्यवस्था में। ठीक, अब देखिए यह एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण या मुद्रा पूर्ति की दिशा में अपनाई गई नीति होती है। ठीक, चूंकि आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार होता है अतः यह साख और मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, करेंसी जारी करता है, इसके लिए क्या होता है, इसके पास अधिकार हो जाता है कि वो क्या कर सके, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सके और साख को भी क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक, अब देखिए कैसे आरबीआई जो होता है मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। देखिए मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए जो आरबीआई है वो साख नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करना है, यानी कि मुद्रा पूर्ति को कम करना है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है आरबीआई 2 तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। पहला उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए मात्रात्मक उपकरण में सबसे पहले आता है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, देखिए इससे पहले आप बैंक दर को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझिए। मान लीजिए जनता, यानी कि जनता ये है, जनता को लोन की आवश्यकता है तो जनता लोन लेने कहाँ जाएगी, जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के पास। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता लोन लेने जाएगी तो जब वाणिज्यिक बैंक जनता को लोन देंगे तो उस पर क्या लगा देंगे, ब्याज लगा देंगे। ऐसे ही जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं, और जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उस पर क्या कर देता है, वह भी ब्याज लगा देता है। अब जब मान लीजिए केंद्रीय बैंक आरबीआई को लंबे समय के लिए मान लीजिए जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है तो उस पर वो क्या लगाता है,
बैंक दर लगाता है। बैंक दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक लंबे अवधि के लिए लोन देता है और उस पे जो दर लगाता है ब्याज की, उसे ही बोलते हैं बैंक दर। और मान लीजिए अब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन की आवश्यकता है, तो जब वो कम समय के लिए लोन लेता है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करता है? उसके ऊपर रेपो दर लगाता है। रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर अल्पकालीन लोन के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। अब मान लीजिए मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक दर को बढ़ा देगा। बैंक दर को भी बढ़ा देगा, रेपो दर को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो वाणिज्यिक बैंक है उसको लोन महंगा पड़ेगा, यानी कि जब वो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेना जाएगा तो क्या होगा? उसको वाणिज्यिक बैंक से लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक को ही लोन महंगा मिल रहा है, तो जब जनता को पैसा देगा तो उससे क्या होगा? जनता को भी लोन क्या पड़ेगा? वो महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा? मुद्रा पूर्ति जो होगी वो जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम है, उसे ज़्यादा करना है, तो आरबीआई क्या करता है? बैंक दर और रेपो दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। दोनों को क्या कर देगा? दोनों को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा? अब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब जनता जनता लोन लेने वाणिज्यिक बैंक के पास आएगी तो उसको भी कम ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंक को। तो इससे क्या होगा? जनता के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जनता अब ज़्यादा लोन लेगी क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इससे समाज में क्या होगी? मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक, इतना समझ गए आप? अब देखिए इसके अलावा एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं विपरीत रेपो दर, यानी कि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? देखिए जैसे आरबीआई जब कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पैसों को अपने पास रखता है, उनको क्या करता है? कुछ लोन मतलब कुछ ब्याज देता है। मान लीजिए आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने अपना कुछ पैसा यानी कि नगद कोष क्या किया? जमा किया। तो जो पैसे इसके पास आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने जमा किया है, तो आरबीआई क्या करेगा? उस पर कुछ उसको क्या करेगा? ब्याज देगा, यानी कि पैसे देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अपने नगद कोष को आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो जो वाणिज्यिक बैंक को वह आरबीआई जिस दर पे ब्याज देता है उसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। अब देखिए दूसरा आता है नगद आरक्षित कोष और वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित कोष को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? वैधानिक कोष आवश्यकताएं। अब ये इसका मतलब क्या है? नगद आरक्षित कोष का मतलब क्या है और वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक? तो बैंक जो है उसे 100 रुपए को पूरा का पूरा उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है। तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक से कि क्या करो, तुम कुछ पैसे मेरे पास रख दो। मान लो 10 रुपए तुम मेरे पास रख दो और 20 रुपए तुम क्या करो? अपने पास रख लो, ठीक? और क्या करो, जो तुम्हारे पास 70 रुपए बच रहे हैं उसे तुम क्या करो? जनता को लोन दे दो, या इसका जो भी उपयोग करना है तुम कर लो, ठीक? लेकिन मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करेगा आरबीआई? क्या करेगा? इसको जो अपने पास पैसे रखने को बोलता था वाणिज्यिक बैंक को, क्या करेगा आरबीआई? बढ़ा देगा। बोलेगा बैंक से कि तुम अब 10 रुपए मेरे पास मत रखो, अब तुम मेरे पास कितने रुपए रखो? अब तुम मेरे पास 20 रुपए रखो, और तुम अपने पास भी 20 रुपए रखो, ठीक? अब जब 20 रुपए वाणिज्यिक बैंक किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा, और 20 रुपए अपने पास रखेगा, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए बचेंगे। तो 60 रुपए जब बचेंगे तो इससे क्या होगा? जनता के पास लोन कम जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो जनता है उसके पास मुद्रा आपूर्ति यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होगी? मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक? अब इसी से हम दो शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक? जो ये नगद आरक्षित कोष है और जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इसका मतलब क्या है? देखिए जो नगद आरक्षित अनुपात है, इसका मतलब होता है जो पैसे आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक रखता है, ठीक? उसे क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित कोष, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात किसे बोलते हैं? जो पैसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि वह पैसा जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रख रहा है उसे हम बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात, ठीक? और मान लीजिए वह पैसा जो बैंक अपने पास खुद रख रहा है उसे क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। नगद आरक्षित कोष को अंग्रेजी में CRR बोलते हैं
और इसको यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को SLR बोलते हैं, ठीक, SLR बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाकर वैधानिक कोष आवश्यकता बनती है, यानी कि CRR और SLR क्या हो जाएंगे, वैधानिक कोष अनुपात। इसी को अंग्रेजी में वैधानिक कोष अनुपात को LRR बोलते हैं, यानी कि LRR, ठीक, यानी कि LLR बराबर CRR प्लस SLR, ठीक। SLR और CLR क्या बनाते हैं, मिलके LRR बनाते हैं। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये होता है, जो RBI होता है जब उसे मुद्रा पूर्ति कम करनी रहती है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है, वो प्रतिभूतियों को बेचता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज। वो क्या करेगा, मार्केट में सिक्योरिटी को क्या करेगा, प्रतिभूति को क्या करेगा, बेचेगा। जब प्रतिभूति को बेचेगा तो क्या होगा, जितना भी पैसा क्या रहेगा, जनता के पास रहेगा, जितना भी रुपया, और जितना रुपये भी पैसा क्या रहेगा, इसके पास, बैंक के पास रहेगा, उसमें से कुछ पैसा क्या होगा, बैंक को RBI के पास चला आएगा, यानी कि जनता का भी पैसा और वाणिज्यिक बैंक का भी पैसा क्या होगा, RBI के पास चला आएगा। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इससे मुद्रा की पूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को कम करना होता है तो RBI क्या करती है, खुले बाजार की क्रियाओं के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है। और जब मुद्रा पूर्ति को क्या करना रहता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ाना रहता है, तो RBI क्या करती है, खुले बाजार की नीति के तहत क्या करेगी, RBI खुले बाजार क्रियाओं के तहत क्या करेगी, RBI प्रतिभूतियों को क्या करेगी, खरीदेगी। यानी कि अब क्या करेगी, RBI वाणिज्यिक बैंकों से और जनता से क्या करेगी, प्रतिभूतियों को खरीदेगी। इससे क्या होगा, जनता के पास और वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी। यानी कि इससे क्या होगा, जो मुद्रा पूर्ति होगी वो नियंत्रित की जा सकती है। यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं के तहत RBI प्रतिभूतियों को बेचता और क्या करता है, खरीदता है, ठीक। अब दूसरा आता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में क्या शामिल है, सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, मान लीजिए अगर जनता को क्या करना है, लोन की जरूरत है, तो जब वो लोन ले ले, वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगी जनता, तो क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ मान लीजिए गिरवी रखना पड़ रहा है। तो मान लीजिए जनता को 100 रुपए का लोन चाहिए, तो क्या कर रही है, 120 रुपए का लोन लेने के लिए कोई भी सामान अपना क्या कर रही है, बैंक के पास गिरवी रख रही है। और जो 100 और 120 के बीच अंतर है 20 रुपए का, इसे को बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। यानी कि जो 20 रुपया है इसी को बोलेंगे सीमांत आवश्यकता। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, तो क्या सरकार क्या करेगी, RBI क्या करेगा, RBI क्या करेगा, सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा देगा। अब सीमांत आवश्यकता को 20 से बढ़ाकर क्या कर देगा, 50 कर देगा। यानी कि अगर अब आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, तो आपको अब 120 नहीं 150 रुपए देने पड़ेंगे, और 150 रुपए का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, किसके पास, वाणिज्यिक बैंक के पास। इससे सीमांत आवश्यकता बढ़ने से क्या हो गई, मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, ठीक। और मान लीजिए सीमांत आवश्यकताएं अगर मान लीजिए RBI घटाता है, मान लीजिए RBI क्या करता है, सीमांत आवश्यकताएं घटा देता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, तो RBI क्या बोलेगा, ठीक है, आप 100 रुपए का लोन चाहिए ना, तो आप वाणिज्यिक बैंक के पास जाइए, और कितने रुपए का, अब 120 रुपए का नहीं, अब क्या करिए, आप 110 रुपए का क्या करिए, कोई भी सामान अपना गिरवी रख दीजिए और क्या करिए, लोन ले लीजिए। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इससे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, ठीक। आपको मैं ऐसे ही गिरवी रखना समझा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से समझ सकें, ठीक। अब दूसरा आता है साख राशनिंग। अब साख राशनिंग क्या होगा, देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा होती है, तो जो RBI होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है जिनको क्या करता है, RBI क्या बोलता है वाणिज्यिक बैंकों से कि इनको साख ना दिया जाए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा है, अब उसको मुद्रा पूर्ति किसको, RBI को मुद्रा पूर्ति कम करनी है, तो क्या कहेगा ये RBI वाणिज्यिक बैंकों से कि तुम कृषि क्षेत्र में लोन दो, लेकिन जब तुम्हारे पास अगर कोई मान लो वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति आता है, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा व्यापारी आता है, रियल एस्टेट का कारोबारी आता है, तो उसे तुम क्या करो, उसको लोन मत दो। यानी कि इसमें क्या करती है, साख राशनिंग करती है। यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र को क्या करती है, साख देने से मना करती है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में खास साख देने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। अब नैतिक प्रभाव क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक कुछ बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव बनाता है, मतलब बैंक पत्रों के जगह से, वार्ताओं के माध्यम से, कि आप क्या करिए, वाणिज्यिक मतलब लोन कम दीजिए, ठीक। इससे भी क्या होगा, जब ये नैतिक प्रभाव बनाएगा वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर, तो
जनता में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना है तो क्या नैतिक प्रभाव के तहत क्या कहेगा, वाणिज्यिक बैंकों से वार्ता पत्रों की तरह या पत्रों के माध्यम से ये बोलेगा कि आप सभी क्या करिए, जनता को लोन ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ठीक, इसी के साथ क्या होता है, ये आपका साख नियंत्रण के जितने भी उपकरण थे समाप्त होते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रेपो दर क्या होती है। रेपो दर वह अल्पकालीन ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में आरबीआई कोष की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए उधार देता है। रेपो दर का मतलब होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए जो ब्याज ऋण देता है और जो उस पर ब्याज दर लगाता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कम समय के उधार के लिए वाणिज्यिक बैंक को जो रेट आरबीआई लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को साख के नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया है। रेपो दर के बढ़ने से केंद्रीय बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। यानी कि जब रेपो दर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अगर आरबीआई से उधार लेना चाहेंगे तो क्या होगा, उनको उधार महंगा पड़ेगा। ठीक, यह वाणिज्यिक बैंकों को उनके ऋण की दर को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, जो ऋणियों को ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करता है। जब अगर वाणिज्यिक बैंक को ही पैसा आरबीआई से महंगे में उधार पे मिल रहा है तो जनता को भी क्या करेंगे, महंगा ही ऋण उधार देंगे। तो इससे क्या होगा, जनता ऋण लेने के लिए क्या होगी, हतोत्साहित होगी, यानी कि जनता ऋण कम लेगी। ठीक, यह वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को कम करता है और रेपो दर की कमी से विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि इससे क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक की साख निर्माण की क्षमता होगी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और रेपो दर के कमी में भी इससे विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि जब रेपो दर की कमी होगी तो क्या होगा, जनता ऋण ज्यादा लेगी और वाणिज्यिक बैंकों को फिर क्या होगा, ऋण ज्यादा मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, बैंक दर को मैंने बताया ना, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई से बैंक क्या करते हैं, दीर्घकालीन समय के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार देता है। यानी कि जब दीर्घ समय के लिए उधार लेंगे, दीर्घ समय के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर, और जो कम समय के लिए उधार लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेपो दर। रेपो मतलब वैसे होता भी है जल्दी, जैसे कि रेपिडो बना है ना, वैसे ही रेपो है। रेपो से ही निकल के रेपिडो शब्द बना है। रेपिडो मतलब जैसे कि ऑटो आप सुने होंगे ना, रेपो मतलब जल्दी होता है। ठीक, अब देखिए, बैंक दर का वही प्रभाव होता है जो रेपो दर का होता है, अर्थात बैंक दर में वृद्धि केंद्रीय बैंक से उधार लेने को लागत बढ़ा देती है। यानी कि बैंक दर का वही प्रभाव रहता है जो रेपो दर का रहता है। जैसे हम रेपो दर बढ़ाते हैं तो बैंक को लोन आरबीआई से महंगा पड़ता है, वैसे ही जब हम बैंक दर को बढ़ाएंगे तो आरबीआई से बैंक को लोन लेना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, जिससे व्यापारिक बैंक द्वारा उधार लेने की दर बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि जब उधार लेंगे जनता व्यापारिक बैंकों से तो क्या होगी, उसकी दर बढ़ जाएगी। यह ऋणियों को ऋण लेने से हतोत्साहित करती है, जिससे व्यापारिक बैंकों की साख सीजन की क्षमता कम होती है। ठीक, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट यह वह रेपो दर से ठीक विपरीत होती है। यानी कि यह रेपो दर से क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। देखिए, जब व्यापारिक बैंक के पास अतिरिक्त कोष होते हैं तब वह उन्हें केंद्रीय बैंक के पास जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। यानी कि जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो क्या करेंगे, बैंक ऐसे पैसा तो खाली रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा जमा कर देंगे। जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो आरबीआई क्या देगा, उन्हें कुछ ब्याज देगा। तो जो ब्याज आरबीआई देता है, जब मतलब कमर्शियल बैंक अपने पैसे मतलब आरबीआई के पास रखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को किसके पास रखते हैं, अतिरिक्त कोष को आरबीआई के पास रखते हैं, तो जो ब्याज आरबीआई उनको देता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत रेपो दर। ठीक, अतः यह वह ब्याज की दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की जमाएं स्वीकार करता है। इन जमाओं पर केंद्रीय बैंक द्वारा चुकाया गया ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ठीक, जब रिवर्स रेपो दर को बढ़ाया जाता है तो यह व्यापारिक बैंकों को उनके कोष
केंद्रीय बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जब रिवर्स रेपो दर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो बैंक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। इससे उनके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उनके पास पैसा कम रहेगा यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो क्या करेगा, जनता के पास भी वो पैसा कम दे पाएंगे, यानी कि जनता को उधार लोन कम दे पाएंगे। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति होगी वो प्रभावित होगी। इसका व्यापारिक बैंकों की उधार देने की क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यानी कि वो जनता को उधार नहीं दे पाएंगे। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इससे अभिप्राय केंद्रीय बैंकों द्वारा जनता और वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने से है। इसका मतलब क्या है, जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से क्या करना, प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना। प्रतिभूति मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज, यानी कि जो प्रतिभूतियां होती हैं, जब आरबीआई उसे खरीदता या बेचता है तो इसे क्या बोलते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक। केंद्रीय बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचता है तो उनके पास उपलब्ध कोष घट जाता है। यानी कि जब केंद्रीय बैंक क्या करेगा, प्रतिभूति बेचेगा वाणिज्यिक बैंक को, तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो अपना पैसा किसमें लगा देंगे, प्रतिभूति को खरीदने में लगा देंगे। इससे क्या होगा, उनके पास ऋण देने के लिए भी पैसा कम हो जाएगा। इससे जनता को ऋण कम मिलेगा और मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय कोष को बढ़ा देता है और बैंक की ऋण देने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि केंद्रीय बैंकों का जो प्रतिभूतियों का क्रय होता है, क्या करेगा, उनके कोष को बढ़ा देगा। किसके, वाणिज्यिक बैंकों को। जब उनके पास कोष ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो जनता को ऋण भी क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। इससे उनके ऋण देने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए वैधानिक कुछ आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक। वैधानिक कोष आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक बैंक कोष रखने के लिए बाध्य हैं या वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण क्षमता को जल्द और सीधे से नियंत्रित करने की विधि है। यानी कि क्या होता है, जो बैंक होते हैं उनके पास अगर 100 रुपये आया है तो 100 रुपये लोन नहीं दे सकते हैं टोटल, उसमें से कुछ रुपए क्या करना पड़ता है, उनको अपने पास रखना पड़ता है और कुछ रुपए उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो पैसे वो आरबीआई के पास रखते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं, नगद कोष अनुपात बोलते हैं, और जो पैसे वो अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर बोलते हैं। ठीक। अब आइए इसे अच्छे से जान लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को दो प्रकार से कोष रखने पड़ते हैं। ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सीआरआर और सीआरआर और एसएलआर। अब देखिए इस नगद कोष अनुपात जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, इसका अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखने जाने वाले शुद्ध मांग और स्वाधिक देयताओं के एक न्यूनतम प्रतिशत से है। यानी कि इसका मतलब है जो वाणिज्यिक बैंक के पास जनता की कुल डिमांड डिपॉजिट है और जो कुल एफडी है उनका एक न्यूनतम प्रतिशत जो क्या करते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। यानी कि यह वह अनुपात है जिसमें जिस अनुपात में क्या करता है वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास एफडी और किसका डिमांड डिपॉजिट का पैसा का कुछ अंश आरबीआई के पास रखता है। ठीक। अब देखिए सीआरआर में बढ़ोतरी वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त कोष को कम कर देता है और उनकी साख निर्माण की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी कि जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक में साख है यानी कि ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक। और वैसे ही वैधानिक तरलता अनुपात है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि जो बैंक अपने पास पैसे रखता है अपनी कुल जमाओं का, उसे ही बोलते हैं हम एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय क्या हैं, हम उनको देख लेते हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय में सबसे प्रथम आता है सीमांत आवश्यकताएं, जिसको अंग्रेजी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम जान लेते हैं। सीमांत आवश्यकताएं ऋण द्वारा ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के बाजार मूल्य और ऋण की राशि के बीच का अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऋण लेना चाहते हैं वाणिज्यिक बैंक से, तो आप जो उसके समक्ष प्रतिभूति क्या करेंगे, पेश करेंगे, उसका जो बाजार मूल्य है और जो आप ऋण ले रहे हैं उस राशि का जो मूल्य है, उस दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा, सीमांत आवश्यकता होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपए का
ज़रूरत है, आप 100 रुपये लोन लेने जाते हैं वाणिज्यिक बैंक के पास, तो वाणिज्यिक बैंक क्या कहता है, आप हमें 120 रुपये की क्या लाइए, प्रतिभूति दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 120 रुपये की प्रतिभूति क्या करेंगे, बैंक को देंगे, तो आपको बैंक क्या करेगा, लोन देगा 100 रुपये का। अब आप देखेंगे 100 और 120 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, यानी कि 20 का जो ये अंतर है, इसी 20 को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। देखिए सीमांत आवश्यकताएं आवश्यक हैं क्योंकि यदि बैंक प्रतिभूतियों के पूर्ण मूल्य के बराबर ऋण देता है तो प्रतिभूति की कीमत में कमी की स्थिति में बैंक को हानि होगी। देखिए ये बोल रहे हैं कि सीमांत आवश्यकताएं जो हैं वो आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं, अगर मान लीजिए आप 100 रुपये का लोन लेने गए, आपको बैंक ने 100 रुपये का लोन दे भी दिया और आपने 100 रुपये की प्रतिभूति रखी, तो इसमें क्या होगा, बैंक को हानि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऋण और आपका जो प्रतिभूति है उसका क्या है, दाम एकदम बराबर है, मूल्य एकदम बराबर है। इसीलिए क्या होते हैं, सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। अगर सीमांत आवश्यकताएं नहीं रहेंगी तो बैंक को क्या होगा, हानि होगा। यदि केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई सीमांत आवश्यकता 30% है तो वाणिज्यिक बैंक को प्रतिभूति के मूल्य के 70 तक ही ऋण देने की अनुमति है। मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ने जो सीमांत आवश्यकता है उसको क्या कर दिया है, 30% रख दिया है, तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो कितना परसेंट लोन देगा, 70% ही लोन दे पाएगा। मान लीजिए अगर आप लोन लेने गए और इस समय कितना परसेंट जो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, मान लीजिए इस समय 30% सीमांत आवश्यकता है। तो अगर आप 100 रुपये का प्रतिभूति लेके जाएंगे तो आपको 100 रुपये की प्रतिभूति के बराबर लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 70 रुपये का लोन। ठीक, यानी कि सीमांत आवश्यकता अगर 30 है तो आप कितने का लोन पाएंगे, 70% का लोन पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता को नहीं, यहाँ सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता और मुद्रा की पूर्ति को कम करती है। यानी कि जब सीमांत आवश्यकताएं बढ़ा दी जाएंगी, जब अगर सीमांत आवश्यकता 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई तो क्या हो गया, आपको जो उधार लेना था वो क्या पड़ेगा, अब महंगा पड़ेगा। सीमांत आवश्यकताओं में कमी जनता को अधिक ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करती है। यानी कि अगर सीमांत आवश्यकता में कम कर दी जाएगी, अगर आपको 100 रुपये का लोन चाहिए और आपसे ये कहा जाएगा आप अब 120 रुपये की जगह आप 110 रुपये का ही क्या लाइए, प्रतिभूति लाइए और हमारे पास प्रस्तुत कीजिए, तो क्या करेंगे आप ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि सीमांत आवश्यकताएं कम हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है केंद्रीय बैंक, मुद्रा की दिशा यानी कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। दूसरी है जो गुणात्मक उपाय, उसको हम बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील को अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल सिचुएशन। अब नैतिक अपील में क्या करता है केंद्रीय बैंक, यह देखिए यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों पर डाले जाने वाले उस प्रभाव व दबाव का संयोग है जिसमें वह उसकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करें। क्या बोलता है, वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर केंद्रीय बैंक ऐसा दबाव डालता है जिसकी वजह से क्या करें, वो उसी के अनुसार क्या करें, कार्य करें। इसी को बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील बैंकों पर वार्ता पत्रों, भाषणों और संकेतों को द्वारा की जाती है। यानी कि जो नैतिक अपील करता है आरबीआई, कैसे करता है, वार्ता पत्रों से करता है, भाषणों से करता है और संकेतों के माध्यम से करता है। नैतिक अपील का प्रयोग दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को विश्वास में लेने में सफल होता है क्योंकि वह संकट की स्थिति में उनके लिए अंतिम ऋणदाता होता है। देखिए वाणिज्यिक बैंक जब नैतिक अपील करता है ना, तो जो कमर्शियल बैंक है यानी कि वाणिज्यिक जो बैंक हैं वो क्या होते हैं, उनको वह मानना ही पड़ता है आरबीआई की बात को। क्यों, क्योंकि आरबीआई जो है ना उनका अंतिम ऋणदाता है। अगर आरबीआई की बात वो नहीं मानेंगे, आरबीआई की नैतिक अपील नहीं मानेंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, उनको जब उनको लास्ट रूप में लोन की ज़रूरत होगी ना तो वो भी नहीं मानेगा। इसीलिए क्या करता है, जो आरबीआई होता है वो नैतिक अपील करता है वार्ता पत्रों और भाषणों के माध्यम से, और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसे भी मान लेते हैं। अब देखिए चयनात्मक साख नियंत्रण। अब इसे आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई दूसरे बैंकों को विशेष क्षेत्रों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण देने या न देने के लिए निर्देश देता है। यानी कि आरबीआई क्या करता है, इसके अंतर्गत जो विशेष क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था को, उनको बोलेगा इस क्षेत्र में लोन दो, इस क्षेत्र में लोन मत दो। मान लीजिए अगर कोई किसान है
मान लो एक किसान है, अगर इसको ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ आप इसको ऋण दे दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, देख लीजिए जैसे ये बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो इस बिजनेसमैन को अगर ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा, आप इस बिजनेसमैन को ऋण मत दीजिए, क्योंकि इससे मुद्रा पूर्ति और ज़्यादा हो जाएगी। ये बिजनेस में लगाएगा पैसा तो इससे मुद्रा पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या बोलता है, इसे चयनात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यह भी दो तरीके से काम करती है, पहला सकारात्मक रूप में और दूसरा किसमें, नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, निर्यात आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। यानी कि सकारात्मक क्षेत्र में क्या होता है, सकारात्मक क्षेत्र में क्या करती है, ये कहती है कि ठीक है तुम जो लघु उद्योग हैं, जो कृषि है, उसको क्या करो, ऋण दो। लेकिन नकारात्मक में क्या कहती है, ये बोलती है कि कुछ क्षेत्रों को क्या करो, लोन मत दो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रवि एक किसान है, सरकार चाहती है कि कृषि को बढ़ावा मिले, तो केंद्रीय बैंकों को बैंक निर्देश देता है कि आरबीआई जो होता है वो निर्देश देता है कि रवि किसान जैसे किसान को सस्ते और आसान ऋण दें। यह सकारात्मक तरीका है। सकारात्मक तरीका समझ गए, जब वो कहेगा कि आप किसानों को क्या करें, लोन को दें। ठीक, लेकिन नकारात्मक तरीका वह होता है, वहीं अगर किसी क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश हो रहा है और उसकी कीमतें अस्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं, अत्यधिक मूल्य वृद्धि यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आ रही है रियल एस्टेट में, तो केंद्रीय बैंक बैंकों को निर्देश देता है कि ऐसे क्षेत्रों को ऋण देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों को ऋण देना क्या करें, आप सीमित करें। यह क्या है, नकारात्मक तरीका है। नकारात्मक तरीका कब होता है, जब क्या होता है, जब वो बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन मत दो। और सकारात्मक कब होता है, जब सकारात्मक तरीका वह होता है जिसमें बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन दो। इस वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक को हम व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं। दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक एक संस्था है जो कि लाभ अर्जित करने के ध्येय से जमा स्वीकार करने, ऋण देने और निवेश करने का कार्य करता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, एक ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने के लिए क्या करता है, लोगों की जमाओं को क्या करता है, स्वीकार करता है, लोगों को ऋण देता है और निवेश करने का कार्य करता है। ठीक, यह है वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा। जैसे कि भारत में बहुत सारे आप देखे होंगे वाणिज्यिक बैंक है, जैसे कि भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको हम बीओबी बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक वाणिज्यिक बैंक के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, सब क्या है, ये वाणिज्यिक बैंक के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एक वित्तीय संस्थान तभी बैंक कहलाती है जब वो क्या करे, जब वो जमाओं को स्वीकार करे और ऋणों को देने का कार्य करे। यानी कि अगर कोई ऐसा संस्थान है जो क्या करता है, जमाओं को स्वीकार करता है, यानी कि लोगों के डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और ऋण को देता है, यानी कि ऋण देने का मतलब क्या है, लोगों को लोन देता है, तो क्या कहा जाएगा, बैंक कहा जाएगा। अगर वो दोनों में से किसी एक काम को भी नहीं करता है, यानी कि मान लो वो एक काम को करता है, जैसे वो ऋण देता है लेकिन जमाओं को स्वीकार नहीं करता है, अगर वो जमाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो बैंक नहीं कहा जाएगा। यानी कि बैंक होने के लिए आपको दो कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। क्या क्या, पहला तो आप जमाओं को स्वीकार करते हो और दूसरा लोगों को क्या करते हो, ऋण देते हो। ठीक, ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एलआईसी। एलआईसी क्या है, एलआईसी बैंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जनता से चेक जमाओं को स्वीकार नहीं करती, यद्यपि यह ऋण देने का कार्य करती है। देखिए जो एलआईसी है क्या करती है, लोगों को ऋण तो देती है, ऋण मतलब लोन तो देती है, लेकिन ये लोगों की जमाओं को स्वीकार नहीं करती, इसीलिए क्या है, ये बैंक नहीं कहे जाएगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ यह एक ही कार्य कर रही है। और बैंक होने के लिए कितने कार्य करने पड़ते हैं, दो, पहला जमाओं को स्वीकार करो और ऋण दो, लेकिन सिर्फ ऋण ही देती है, जमाओं को स्वीकार नहीं करती, इसीलिए क्या है, बैंक ये नहीं है। चलिए बढ़ते हैं साख निर्माण की तरफ, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रा निर्माण। अब मुद्रा निर्माण या साख निर्माण क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब आप बैंक में जाते हैं और अपने पैसे को जमा करते हैं, तो आप जितना बैंक में प्रारंभ में जमा करते हैं, बैंक उससे क्या करता है, उससे बहुत ज़्यादा रुपए क्या करता है, बना लेता है। सपोज दैट आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, तो बैंक उससे क्या करेगा, 10,000 रुपये का निर्माण कर लेगा। जो बैंक ने 10,000 रुपये का निर्माण किया है, यानी कि कितना है, आपके प्रारंभिक जमाओं से 10 गुना है। यानी कि आपने 1000 जमा किया था, उससे बैंक ने 10,000 रुपये क्या कर लिए, बना लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, 10,000 जो 10 गुना आया है, इसको बोलते हैं मुद्रा गुणक। ठीक, समझ गए ना साख सृजन कैसे करते हैं बैंक। देखिए अब इसको परिभाषा देख लेते हैं मुद्रा निर्माण की। मुद्रा सृजन रहेगा, यहाँ पर सृजन, यहाँ पर आप जान जाइएगा सृजन रहेगा। मुद्रा सृजन की प्रक्रिया द्वारा व्यापारिक बैंक साख को सृजित करने
में सक्षम होते हैं, जो कि आरंभिक जमाओं से कहीं अधिक होता है। यानी कि जो मुद्रा सृजन की प्रक्रिया है, यानी कि मुद्रा निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसको मुद्रा निर्माण बोलते हैं, तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिसको हम व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं, साख को सृजन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि पैसे को बनाने में सक्षम होते हैं, साख को बनाने में सक्षम होते हैं, जो कि आरंभिक जमाओं से कहीं अधिक होता है। यानी कि जितना हम आरंभ में जमा करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, साख का निर्माण कर लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूजन हो गया, यहाँ पर सृजन रहना चाहिए, ठीक, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह प्रक्रिया निम्न दो मान्यताओं को लेकर बेहतर तरीके से समझी जा सकती है। अगर हम साख सृजन या मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगी, दो मान्यताएं लेनी पड़ेंगी। वो दो मान्यताएं क्या है, उसे देख लेते हैं। पहली मान्यता क्या है, पहली मान्यता यह है कि समस्त वाणिज्यिक बैंक व्यवस्था एक इकाई है और इसे बैंक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा मौद्रिक और बैंकिंग सिस्टम है एक इकाई है और इसे क्या कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बैंक नहीं है, सिर्फ कितने बैंक है, सिर्फ एक ही बैंक है, जिससे क्या होता है, सब कुछ बैंक के ही माध्यम से होता है, यानी कि जिससे एक ही बैंक के माध्यम से सब कुछ क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक, ये मान्यता है पहली। दूसरी मान्यता है कि एक अर्थव्यवस्था में सभी प्राप्तियां और भुगतान बैंकों के माध्यम से होते हैं, अर्थात सभी भुगतान चेकों द्वारा होते हैं और सभी प्राप्तियां बैंकों में जमा कर दी जाती हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी भुगतान होते हैं वे सब बैंकों की सहायता से होते हैं, कैश नहीं है, यानी कि कोई कैश यहाँ पर नहीं है, सब क्या होंगे, ट्रांजेक्शन, सारे भुगतान और प्राप्तियां बैंकों के माध्यम से ही होंगी। ठीक, देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बैंकों में रखी जमाएं ऋण देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, परंतु बैंक अपनी सारी जमाएं ऋण देने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जानते हैं ना, जो बैंक होता है वो क्या करता है, सारी जमाओं को क्या करता है, वो ऋण नहीं दे सकता है। कुछ जमाओं का क्या करता है, वो ऋण देता है और कुछ जमाओं को क्या करता है, वो अपने पास ही रखता है। ठीक, देखिए बैंकों के लिए कानूनी तौर पर अपने जमाओं से कुछ न्यूनतम हिस्से को कोष के रूप में रखना अनिवार्य होता है। यानी कि जो बैंक होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं तो क्या करें कि वो कुछ कोष को अपने पास क्या रखें, यानी कि कुछ कोष को अपने पास आरक्षित रखें। इस हिस्से को वैधानिक कोष अनुपात ELR कहते हैं। यानी जो एक कोष अपने पास बैंक रखते हैं, एक मतलब एक कानूनी बाध्यता से कहे तो उसको क्या कहते हैं, ELR, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैधानिक कोष अनुपात। यानी कि जो वैधानिक कोष अनुपात बैंक रखते हैं वो एक निश्चित अनुपात होता है जो उनकी कुल जमाओं का छोटा सा अंश होता है, और यह हिस्सा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो ये हिस्सा है, LLR है, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। और हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है, RBI। यानी कि जो ये हिस्सा है कि कितना बैंक LLR रखेगा, यानी कि वैधानिक कोष अनुपात रखेगा, ये कौन तय करता है, इसको केंद्रीय बैंक तय करता है। ठीक, बैंक अपनी जमाओं के पीछे 100% कोष नहीं रखते हैं। यानी कि जो बैंक है, अगर उसके पास किसी ने 100 रुपया जमा किया, वो सारा का सारा 100 रुपये अपने पास नहीं रखेगा। वह केंद्रीय बैंक द्वारा बताए गए स्तर तक ही कोष रखते हैं। जितना केंद्रीय बैंक उससे बताएगा उतना ही वो क्या करेगा, वह बैंक अपने पास कोष रखेगा और सारे कोष को क्या करेगा, वो लोन के रूप में लोगों को दे देगा। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए। अब बैंक पूरा का पूरा 100 रुपया को अपने तिजोरी में नहीं रखेगा। यानी कि जो बैंक है, आपने 100 रुपये जिसमें जमा किया है, वो पूरा का पूरा 100 रुपया क्या करेगा, अपने तिजोरी में नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, जितना RBI ने उससे कहा है नगद कोष रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए, उतना ही अपने पास वो रखेगा और सारा का सारा क्या करेगा, वो क्या करेगा, लोगों को लोन दे देगा। अगर RBI कहता है कि बैंक को 10% रिजर्व रखना है, यानी RBI कहता है कि बैंक के पास जितना भी जमा है उसका क्या करे, वो 10% रिजर्व रखे, तो बैंक क्या करेगा, यानी कि अपने 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपए अपने पास क्या करेगा, रख लेगा रिजर्व के रूप में, और बाकी 90 रुपया किसी को क्या कर देगा, उधार दे देगा। ठीक, यानी क्या करेगा, जो 90 रुपये बचेगा उसको उधार के रूप में दे देगा। अब मान लीजिए अगर आपके पेपर में मुद्रा निर्माण या साख सृजन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को लिखने से पहले क्या लिखेंगे, आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा जो मैंने आपको अभी बताया, मुद्रा निर्माण की परिभाषा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मान्यताएं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप टेबल लिखेंगे, टेबल एक बनाएंगे। टेबल जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो टेबल मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप देख रहे हैं, इस टेबल को आपको बताने जा रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, आप इस टेबल को बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस टेबल को आप क्या कर देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, यानी कि इसकी क्या कर देंगे, आप व्याख्या दे देंगे इस टेबल की। उसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर पूरा हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं बैंक कैसे क्या करता है, साख का सृजन करता है। मान लीजिए बैंक में किसी ने क्या किए, प्रारंभिक जमा के रूप में, यानी कि शुरू में उसने जाके कितने रुपये जमा करे बैंक में,
1000 रुपये जमा किए, यानी कि जो बैंक में प्रारंभिक जमाएं हैं वो कितनी हैं, और 1000 रुपये हैं। ठीक, और हम मान लेते हैं जो बैंक में नगद कोष रखना है, यानी कि जो उसको कुछ आरबीआई कहता है ना अपने पास रुपए रखने के लिए, मान लीजिए वो नगद कोष उसको कितने रखने की जरूरत है, 20% रखने की जरूरत है, यानी कि जो उसको एलएलआर रखना है वो कितना है, एलएलआर उसको 20% रखना है। तो बैंक क्या करेगा, 1000 का 20% क्या करेगा, अपने पास रखेगा, यानी कि 1000 का 20% 200 रुपये, 200 रुपये क्या करेगा वो अपने पास रखेगा, यानी कि 200 रुपये अपने पास रख लेगा। और 200 रुपये के अलावा जितने भी रुपए उसके पास बचेंगे, यानी कि अगर वो 1000 में से 200 रुपये अपने पास रखा है तो उसके पास 800 रुपये बचते हैं, तो 800 रुपये को क्या करेगा, 800 रुपये को बैंक क्या करेगा, दूसरे आदमी को ऋण दे देगा। क्या करेगा, दूसरे आदमी को 800 रुपये ये ऋण में दे देगा, लोन दे देगा। अब जो लोन है ये दूसरे के बैंक में जाएगा, यानी कि जो आदमी पाएगा लोन वो क्या करेगा, वो खर्च करेगा, यानी कि वो लोन लिया है तो कुछ खर्च करने के लिए लिया है ना, तो क्या होगा, ये जो 800 रुपये फिर बैंक में फिर आ जाएगा, यानी कि 800 रुपये फिर क्या होगा, बैंक के पास फिर चला आएगा। क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, कभी सभी जो जमाएं और प्राप्तियां होती हैं किसके माध्यम से होती है, बैंक के माध्यम से होती हैं। इस प्रक्रिया में इसकी मान्यता है, हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यानी कि 800 रुपये फिर क्या होगा, घूम के बैंक में ही आ जाएगा। फिर 800 रुपये का बैंक क्या करेगा, 800 रुपये का बैंक 20% यानी कि नगद कोष के रूप में रखेगा, यानी कि 800 रुपये का 20% बैंक कितना क्या करेगा, नगद कोष के रूप में अपने पास रख लेगा, यानी कि 160 रुपये बैंक क्या करेगा, अपने पास नगद कोष के रूप में बैंक रख लेगा। और 160 के पास उसके पास जितने भी रुपए बचेंगे बैंक उसे क्या करेगा, लोन के रूप में किसी को दे देगा। यानी कि मान लीजिए उसने 160 के पास उसके पास 640 रुपये बचे, तो उसने क्या किया, 640 रुपये को किसी फिर थर्ड इंसान को लोन के रूप में दे दिया। फिर थर्ड इंसान जब लोन के रूप में लेगा तो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, यानी कि अब बैंक के पास द्वितीय फेज में कितने रुपए की जमा आई बैंक के पास 640 रुपए की जमा। अब 640 रुपए में फिर बैंक क्या करेगा, उसका 20% रिजर्व के रूप में रखेगा, यानी कि नगद कोष के रूप में रखेगा। उसका 20% 128 रुपए उसको क्या करेगा, अपने नगद कोष के रूप में रखेगा बैंक। और उसके बाद 128 रुपए के बाद जितना बचता है उसके बाद फिर बैंक क्या करेगा, उसको फिर लोन के रूप में किसी और के खाते में डाल देगा। ठीक, साख सृजन की यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, यानी कि ये प्रक्रिया क्या होगी, ऐसे भी आगे ऐसे और चलती रहेगी। और उसके बाद आपको एग्जाम में यहीं तक की टेबल इसको बनाना है, यानी कि 2-3 स्टेप एग्जाम में भी आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर नीचे चले जाना है, आपको क्या फिल करना है, टोटल, यानी कि आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ जो है यहाँ पर आप करेंगे टोटल, सबका टोटल कितना आया इन सबका। ठीक, तो जो हम इसका टोटल करेंगे, यानी कि हम इस पूरे का जब हम टोटल करेंगे तो ये प्रक्रिया आपको पता है कहाँ पर खत्म होगी, जितना हमारी प्रारंभिक जमा थी, यानी कि जो ये प्रारंभिक हमारी जमा थी 1000 रुपये, जब इतना ही बैंक क्या कर लेगा, टोटल रिजर्व बना लेगा, यानी कि 1000 हमारी जब जमाएं थी प्रारंभिक, जब इतना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगद कोष रूप में यहाँ पर 1000 रुपये आ जाएगा नगद कोष के रूप में, तभी क्या जाकर ये जो नगद साख सृजन की प्रक्रिया है, मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया है, क्या होगी, खत्म होगी। यानी कि जब मैं इसका टोटल करूंगा, जितना दिए हैं ये 200, 160, 128 और जितना भी आगे हैं, तो इनका टोटल कितना आएगा, 1000, यानी कितना आएगा, 1000। ठीक, 1000 रुपये इनका टोटल आएगा। अब इसका कितना टोटल बनेगा, इस बीच वाले का, यानी कि ऋण का टोटल कितना बनेगा, इसका टोटल बनेगा 4000। कितना बनेगा इसका टोटल, 4000। ठीक, अब जो नंबर 1 है उसका टोटल कितना बनेगा, यानी कि कुल जमाओं का कितना टोटल बनेगा, इसका टोटल बनेगा टोटल 5000, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा टोटल 5000। ठीक, आप समझ गए चार्ट को। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो वैल्यू मैंने भरी यहाँ पर, यानी कि जो इतने मान मैंने भरे यहाँ 5000, 4000 और 1000, ये मुझे कैसे पता चला। तो मैंने टेबल बना कर देखा है, तो इसलिए मुझे याद है। नहीं नालायकों, ऐसा नहीं है। एक फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का, यानी कि मुद्रा गुणन का क्या होता है, मुद्रा गुणन का एक फार्मूला होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है 1/LLR, यानी कि 1/LLR क्या उसका है, मुद्रा गुणन का एक फार्मूला होता है। मुद्रा गुणन को हम सभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, यानी कि हम यहाँ पर mm लिख देते हैं। mm बराबर कितना होगा, 1/LLR। और हम सबको पता है ना LLR कितना है, 20% है। LLR 20% था ना, तो 20% को ऐसे लिख सकते हैं ना, 20/100। ठीक, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इसको हम कर करके ऐसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.2% आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.2%। तो हम क्या लिखेंगे, मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/0.2%, यानी 1/0.2, यानी कि 1/0.20। ठीक, 1/0.20। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना, 5 टाइम्स, यानी 5 गुना। मुझे मालूम था कि अगर LLR 20% है तो मनी कितना परसेंट मल्टीप्लाई होगा, कितना गुणा होगा, 5% गुणा होगा, यानी कि कितना होगा, 5000 गुणा होकर टोटल जमाएं बनेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल जमाएं 5000 भर दिया। तो अगर ये 5000 जो है टोटल डिपॉजिट है, यानी कि जो पूरी जमाएं हुई हैं 5000 हुई हैं,
तो इसका 5,000 का क्या करेगा बैंक 20%, यानी कि कितना होगा 5,000 का 20%, 1,000 क्या करेगा बैंक इसको बैंक अपने पास नगद कोष के रूप में रखेगा, यानी कि 1,000 अपने पास नगद कोष के रूप में रखेगा। तो इसी का आंसर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1,000 भर दिया। ठीक, ये क्या करा बैंक अपने पास नगद कोष के रूप में रखा और उसके बाद अलावा जितने भी रुपया बचा यानी कि 5,000 में से 1,000 रुपया अपने पास रखा और 4,000 रुपया बचा उससे उसने क्या किया लोन दे दिया, तो उसको मैंने यहाँ पर इसीलिए फिल कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने उसे ही भर दिया। ठीक, अब इस टेबल से आपको दो चीज समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, जो ये मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया है कहाँ पर खत्म होती है, जब हमारा जो प्रारंभिक जमा है, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक जमा 1,000 है, आप जानते हैं ना हमारी प्रारंभिक जमा कितना है 1,000 है, जब उतना ही का आ जाए यहाँ पर नगद कोष बन जाए, यानी कि जो नगद कोष बनेगा वो 1,000 हो जाएगा, तभी क्या होगी ये जो मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया हो क्या होगी खत्म होगी। ठीक, और दूसरी चीज मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, यानी कि मुद्रा गुणक क्या होता है, कि मुद्रा गुणन का मतलब ये होता है कि बैंक ने अपनी प्रारंभिक जमाओं के माध्यम से, यानी कि जब उसके प्रारंभिक जमाएं आती हैं उसके माध्यम से वो कितना टोटल जमाएं यानी कि कुल जमाएं बनाने में समर्थ है, यानी कि बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं की मदद से कितना कुल जमाओं का निर्माण करता है। तो मुद्रा गुणक का फार्मूला हो जाएगा मुद्रा गुणक बराबर कुल जमाएं बटे प्रारंभिक जमाएं। यहाँ पर हमारे पास कितना कुल जमाएं थी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना थी 5,000, यानी कि हम लिखेंगे 5,000 बटे और हमारे पास यहाँ पर प्रारंभिक जमा कितने थी 1,000, यानी तो इसे हम क्या कर देंगे 1,000 को नीचे प्रारंभिक जमा की जगह लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि जो बैंक है प्रारंभिक जमा की मदद से 5 गुना रुपए बनाने में, यानी कि 5 गुना मतलब 5,000 रुपए बनाने में क्या है समर्थ है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुद्रा गुणक। समझ गए? तो इसमें मुद्रा गुणक का मान कितना है, मुद्रा गुणक का मान है 5। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमने आपको उसी चीज को लिख को समझा है जो आपको अभी मैंने चार्ट में यानी कि टेबल में जो बताया। देखिए उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया कैसे सफल होती है। मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण के माध्यम से इसमें क्या करेंगे समझेंगे। ठीक, देखिए माना कि एक बैंक में प्रारंभिक जमाएं 1,000 है और एलएलआर कितना है 20% है, यानी कि एलएलआर मतलब क्या वैधानिक कोष अनुपात 20% है और प्रारंभिक जमा क्या है 1,000 है। इसका अर्थ यह है कि बैंक को नगद कोष के रूप में 200 रखने की आवश्यकता है और वो 800 उधार देने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि बैंक क्या करेगा 200 रुपए अपने पास रखेगा और 800 रुपए क्या कर देगा वो उधार दे देगा। ठीक, माना वो 800 का ऋण देता है, यानी कि जो बैंक है क्या करेगा वो 800 का ऋण देगा और बैंक इस पैसे को नगद राशि में नहीं देता है। हम सब जानते हैं ना कि यहाँ पर कोई नगद नहीं होता है, सब क्या होता है सब सारे भुगतान किसके माध्यम से होते हैं बैंक खातों के माध्यम से होते हैं। तो क्या करेगा बैंक उसी के नाम ऋणी के नाम से खाता खोलता है और उसी के अकाउंट में क्या करता है पैसे डाल देता है और ऋणी जब चाहे राशि को निकाल सकता है, यानी कि ऋणी को जब चाहे आवश्यकता होगी तो राशि को आहरित कर लेगा अपने खाते से। ठीक, अब मान लीजिए ऋणी ने 800 की सारी राशि भुगतान करने के लिए निकाल लिया, यानी कि मान लीजिए जो ऋणी है वो क्या करता है 800 रुपए भुगतान करने के लिए निकाल लेता है और फिर चूंकि सभी सौदे बैंक के माध्यम से होते हैं तो ऋणी द्वारा भुगतान की गई राशि जिन्होंने यह भुगतान लिया है उनके खातों में के रूप में पुनः बैंक में आ जाएगी, यानी कि जब ऋणी जो जिसको भी ये पैसे देगा जो भी सामान लेगा या किसी भी चीज के लिए तो जिसको भी पैसे देगा तो पैसा क्या होगा उस इंसान के बैंक में चला जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या होगा यहाँ की बैंक की मांग जमाएं जो है वो 8% 800 से फिर क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी, यानी कि जो उसकी मांग जमा है फिर क्या होगी दूसरे राउंड में 800 रुपए से बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा 800 की नई जमा के साथ बैंक 200 का नगद कोष रखकर शेष उधार दे देगा, यानी कि 800 की जो नई राशि बैंक में आई है फिर क्या करेगा बैंक फिर इसका भी 20% अपने पास रखेगा और सारा जो कोष बचेगा उसे क्या करेगा शेष 640 रुपया उसको क्या करेगा उधार दे देगा, यानी कि किसी को ऋण देगा। फिर ऋणी इस ऋण की राशि को भुगतान करने में इस्तेमाल करते हैं, इससे यह दोबारा उन व्यक्तियों के खाते में आ जाता है जिन्होंने भुगतान प्राप्त किया। फिर ऋणी क्या करेगा ऋणी फिर इसको क्या करेगा किसी को भुगतान करेगा, कोई सामान खरीदेगा। ऋण तो आदमी इसीलिए लेता है ना कि कोई सामान खरीदे या किसी चीज की उसको आवश्यकता है, तो जब जिसके लिए जो भी सामान खरीदेगा वो तो क्या करेगा उसके खाते में डाल देगा जिससे भी वो कोई वस्तु खरीदेगा, तो उससे क्या होगा बैंक की जमाएं फिर किसने से बढ़ जाएंगी 640 से फिर से क्या होंगी बढ़ जाएंगी। प्रत्येक दौर में जमाएं पिछले दौर की क्षमताओं से 800% से बढ़ जाती हैं। ठीक, यानी पिछले दौर की जमाओं से कितने परसेंट बढ़ती हैं जमाएं 800% बढ़ जाती हैं, माफ करेगा 80% बढ़ जाती हैं। ठीक, यानी कि जो पिछले प्रत्येक दौर में जमाएं आप देखेंगे तो पिछले दौर की जमाओं से 80% से क्या होती हैं बढ़ जाती हैं और साथ ही नगद कोष भी पिछले नगद कोष के 80% से क्या होता है बढ़ता जाता है, यानी कि जो नगद कोष है वो भी क्या होता है 80% से बढ़ता जाता है पिछले नगद कोष के
तुलना में। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो जमाओं का सृजन तब खत्म होगा जब कुल नगद कोष आरंभिक मांग जमाओं के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो जमाओं का ये जो सिलसिला है इसका सृजन का, यानी कि जो साख सृजन का ये जो प्रक्रिया है तब खत्म होगी जब क्या होगा, जब कुल नगद कोष क्या होगा, आरंभिक जमाओं के बराबर हो जाएगा। यानी कि आरंभिक जमाएं कितनी थी, 1000 रुपये। यानी कि जब 1000 रुपया होगा तो उसके नगद कोष में उतना ही बैंक के खाते में बन जाएगा। तो क्या होगा, बैंक की जो ये साख सृजन की प्रक्रिया है वहीं पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, देखिए वही यहाँ पर ये टेबल के माध्यम से समझाया गया है। देखिए निम्न तालिका तो देखिए, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बैंक में क्या हुआ, प्रारंभिक जमा के रूप में 1000 रुपया आया। बैंक ने क्या किया, 1000 रुपये का अगर LLR 20% है तो क्या करेगा बैंक, 1000 का 200 रुपये अपने पास रखेगा और क्या करेगा, 800 रुपये किसी को लोन दे देगा। ठीक, बैंक ने से किसी को लोन दे दिया। अब जिसने लोन लिया है वो लोन तो ऐसे अपने पास रखने के लिए नहीं, उसने क्या किया है, लोन खर्च करने के लिए लिया है। तो लोन आदमी जब भी खर्च करेगा तो जिसको भी वो भुगतान करेगा उसके खाते में क्या होगा, 800 रुपये फिर आ जाएगा। यानी कि क्या होगी, बैंक की फिर यहाँ पर जमाएं कितने से बढ़ जाएंगी, 800% से बढ़ जाएंगी। फिर बैंक क्या करेगा, इस 800% का यानी कि 20% जो 160 है उसको क्या करेगा, अपने पास क्या करेगा, नगद कोष के रूप में रखेगा। और उसके बाद बैंक क्या करेगा, जो 620 बचता है इसका, उसको क्या करेगा, ऋण दे देगा। फिर जिसको ऋण देगा फिर वो आदमी क्या करेगा, किसी को भुगतान करेगा। फिर बैंक के खाते में 640 रुपये चला आएगा। फिर 640 का बैंक क्या करेगा, 20% यानी कि 128 अपने पास रखेगा नगद कोष के रूप में। उसके बाद फिर उसको क्या करेगा, बचे हुए 1512 रुपए को क्या करेगा, लोन के रूप में किसी और को दे देगा। और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती जाएगी। यानी कि बैंक ऐसे ही क्या करेगा, प्रक्रिया चलाता जाएगा, लोन देता जाएगा। और ये प्रक्रिया तब खत्म होगी जब क्या होगा, जो बैंक की प्रारंभिक जमाएं थी, यानी कि जो बैंक का प्रारंभिक जमा में जो इसके पास इतना आया था 1000 रुपया, जब ये नगद कोष के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब पूरा नगद कोष 1000 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, या जो साख सृजन की प्रक्रिया होगी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, देखिए अब मैं इसको सब जो लिखा है तालिका में समझा देता हूँ। जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, बैंक 1000 के प्रारंभिक जमाओं से क्या करता है, कुल 5000 का निर्माण करता है। यानी कि जो बैंक है वो 1000 के प्रारंभिक जमाओं से कुल 5000 जमाओं का निर्माण करने में समर्थ हुआ है। यानी कि जो बैंक क्या करता है, जब आदमी उसमें 1000 रुपया जमा करता है तो उससे टोटल कितना रुपया बना देता है, 5000 रुपया बना देता है। इसका अर्थ यह है कि कुल जमाएं आरंभिक जमाओं का 5 गुना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कुल जमाएं हैं बैंक की, वो जो आरंभ में यानी कि जो शुरू में जमा की गई थी उसका कितना है, 5 गुना है। ठीक, 5 गुना और कुछ नहीं बल्कि मुद्रा गुणक का मूल्य है। ये जो 5 गुना है ये कुछ और नहीं है, क्या है, मुद्रा गुणक का क्या है, मूल्य है। अब मुद्रा गुणक क्या होता है आप इसे समझ लीजिए। मैंने वैसे ही आपको एक बार बता दिया था लेकिन आप इसे समझ लीजिए। देखिए ये मुद्रा गुणक, जिसको हम इंग्लिश में मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मुद्रा गुणक से अभिप्राय व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता के द्वारा की गई आरंभिक जमा और वैधानिक कोष अनुपात के आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया से है। यानी कि जो बैंक होता है वो कितना रुपए आरंभिक जमा से क्या करता है, कुल जमा के रूप में तब्दील कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मुद्रा गुणक बोलते हैं। मुद्रा गुणक कुछ नहीं क्या है, आरंभिक जमा और वैधानिक कोष अनुपात के आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ पर आप सृजन लिखा है लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सृजन लिखा हुआ है। ठीक, आप मात्रा का ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी गणना हम निम्न प्रकार से करते हैं। यानी कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालने को कहा जाएगा, मुद्रा गुणक निकालने को कहा जाएगा, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन से, मुद्रा गुणक का फार्मूला होता है 1/LLR, यानी कि 1/, वैधानिक कोष अनुपात। वैधानिक कोष अनुपात को इंग्लिश में LLR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, देखिए अब दिए गए उदाहरण में LLR 200% 20% है। जैसा कि हमने देखा था ना पिछले उदाहरण में, कितना था उसमें LLR तो 20% था। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो मुद्रा गुणांक है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1/0.2। ठीक, यानी कि 1/0.2। और जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यह दर्शाता है कि कोष में रखी गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से बैंक मुद्रा की 5 इकाई का निर्माण करने में समर्थ होता है। यानी कि बैंक, इससे यह पता चलता है जो बैंक है उसमें मुद्रा की जितनी भी इकाई रखी गई है उससे क्या करता है, बैंक 5 इकाई मुद्रा का निर्माण कर सकता है। ठीक, अब इससे यह पता चलता है जो मुद्रा गुणक है उसका मूल्य LLR से निश्चित किया जाता है। यानी इससे पता चलता है कि जितना LLR ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बैंक मुद्रा कम बना पाएगा, और अगर LLR कम है तो बैंक क्या होगा, मुद्रा ज्यादा बना पाएगा। ठीक, यानी कि LLR का मूल्य जितना ज्यादा होगा मुद्रा गुणक का मूल्य उतना कम होगा। यानी LLR अगर ज्यादा है तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा, कम होगा। ठीक,
और अगर मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था में एलएलआर का मूल्य क्या है, बहुत कम है, तो क्या होगा, मुद्रा गुणक का मूल्य ज्यादा होगा। ठीक, और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा का निर्माण होगा। ठीक, कम मुद्रा का निर्माण होगा। समझ गए ना, यानी कि एलएलआर का मूल्य जितना ज्यादा होगा, मुद्रा गुणक का मूल्य उतना कम होगा, और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा का निर्माण उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक, और इससे आप जान लीजिए मुद्रा गुणक और एलएलआर में कैसे संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी एलएलआर ज्यादा होगा तो मुद्रा गुणक कम होगा, और मुद्रा गुणक अगर एलएलआर कम होगा तो मुद्रा गुणक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब चलिए आइए आपको मैं कुल जमाओं को निकालने का एक फार्मूला बताता हूँ। ठीक, देखिए कुल जमा निकालना है इस प्रश्न में। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि आरंभिक जमाएं 1000 करोड़ हैं और एलएलआर 30% है, तब कुल जमाओं के निर्माण की गणना करें। यानी कि अगर एलएलआर हमारे पास 30% है और हमारे पास जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 करोड़ रुपए है, तो क्या करना है हमें, इसका कुल जमा का कितना निर्माण करेगा बैंक इसके माध्यम से, उसका हमें हल निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम सब जानते हैं कि एलएलआर बराबर 30%, यानी कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.30। ठीक, अब मुद्रा गुणक का मूल्य हम सब जानते हैं ना, मुद्रा गुणक को हम सब क्या बोलते हैं, 1/LLR, यानी मुद्रा गुणक का मूल्य निकालने के लिए हम 1/LLR का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर हम वही करेंगे, यानी कि 1/LLR का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास एलएलआर कितना है, 0.03, यानी कि 1/0.30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3.33, यानी कि 3.33 इसका क्या आएगा, मुद्रा गुणांक का मूल्य आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आरंभिक जमा कितना है, 1000 करोड़ है, और एलएलआर कितना है, 30% है, यानी कि 0.30 है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कुल जमा निकालने का, कुल जमा बराबर होता है आरंभिक जमा इंटू मुद्रा गुणांक। यानी कि अगर हमें कुल जमा निकालना है तो हम आरंभिक जमा को मुद्रा गुणांक से गुणा कर दें, मुद्रा गुणक जो है उससे गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल जमा आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये मुद्रा गुणक का फार्मूला है कि अगर हमें मुद्रा गुणक निकालना है तो हम आरंभिक जमाओं को कुल मुद्रा गुणक से क्या कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कुल आरंभिक जमा कितना थी, हम सब जानते हैं 1000 करोड़, और हमारा मुद्रा गुणक कितना है, 3.33। यहाँ से हमने निकाला मुद्रा गुणक ना, 3.33 निकल के आया। तो इसको क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही क्या होगा, इसका कुल जमा होगा। यानी कि यहाँ पर कितना मूल्य आया, 3330 करोड़ रुपए, यानी कि कुल जमा कितना होगा, 3330 करोड़ रुपए। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आप हिंदी माध्यम से हैं और आपको अन्य विषयों की भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र सभी के वीडियो हिंदी मीडियम में बढ़िया अच्छे से पिक्चर और कार्टून और इमेजेस के साथ क्या हुए हैं, अपलोड किए गए हैं। तो आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ही बनाया हूँ चैनल, इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए। सब वीडियो में इतना अच्छे से मैं फोटो लगाता हूँ, हर एक चार्ट बनाता हूँ। तो दोस्तों कृपया प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिनसे उन्हें पता चले कि हाँ हिंदी मीडियम में कोई है जो इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, सब मेहनत करके। दोस्तों आप अर्थशास्त्र से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, आपको मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ लो।